ये लू जियाकी के गिरोह का संदेश था। क्या वे लोग अभी तक मरे नहीं हैं? मेंग फैन के होंठ तिरस्कार भरी मुस्कान से सिकुड़ गए। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह आश्चर्यजनक नहीं है। मैंने राक्षस के ऊपर जाने का रास्ता रोक दिया, इसलिए वे संक्रमित नहीं हुए और स्वाभाविक रूप से वे जीवित रह सके। लेकिन किसी भी निवासी ने उन्हें अंदर लेने के लिए दरवाजा नहीं खोला। वे मूर्ख नहीं हैं। इतने सारे लोगों के लिए प्रतिदिन कितना भोजन, पेट, शौच और मूत्र त्याग की आवश्यकता होगी? इसे कौन वहन कर सकता है? उन सभी ने अनसुना और चुप रहना ही बेहतर समझा। यही तुम्हारा हक है। अब इसे नजरअंदाज न करते हुए मेंग फैन ने इंटरनेट पर समाचार खोजना शुरू कर दिया। नेटवर्क और बिजली व्यवस्था अभी भी सुचारू रूप से चल रही है और प्रमुख मंचों की शीर्ष पोस्टें दुनिया के अंत के बारे में ही हैं। कुछ लोगों ने जीवित रहने के कौशल साझा किए, कुछ ने राक्षसों और उनसे संबंधित जानकारी साझा की जिनकी उन्होंने तस्वीरें ली थीं, और कुछ ने विशेष रूप से नवीनतम आधिकारिक बचाव प्रगति की रिपोर्ट दी। अधिकारी के पास अभी भी वही निरर्थक बातें थीं, जिनमें घर पर बचाव कार्य की प्रतीक्षा करने का आह्वान किया गया था। नीचे खूब डांट फटकार हो रही थी। क्या बकवास है, तुम्हें तो बस ये बेकार की बातें बोलनी आती हैं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह ही बेकार हो। सेना कहाँ है? मैं भूख से मर रही हूँ। अगर कोई सुंदर लड़का मुझे कुछ खाना दे दे तो मैं उसकी आभारी रहूंगी। मैं हर महीने इतना टैक्स चुकाता हूँ ताकि तुम्हारा खर्च चला सकूं। क्या तुम मुफ्त में खाते हो? आओ और मुझे सुरक्षित जगह पर ले जाओ, वरना मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। इससे पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। जो लोग यहाँ संदेश छोड़ने में समय बिताते हैं वे असल में भोले भाले लोग होते हैं। पुरुष शायद ही इस तरह की निरर्थक बातों में अपना समय बर्बाद करेंगे। मेंग फैन ने संचार संबंधी जानकारी के लिए अन्य पोस्ट खोले, और वाकई यहाँ संदेश छोड़ने वाले अधिकांश लोग पुरुष ही थे। वे सभी तर्कसंगत रूप से सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। मैंने इसका परीक्षण किया और पाया कि बाहर होने वाली अम्लीय वर्षा की अम्लता काफी कम हो गई है। रेनकोट अब इसे झेल सकता है। देखो, मैंने घर पर रसोई के चाकू से एक हथियार बनाया है। ये बहुत उपयोगी है। उनमें से एक ने अपना वीडियो बनाया। वीडियो में उसके हाथ में एक छोटी सी आग का गोला था जो किसी बौने की तरह ऊपर नीचे उड़ रहा था। भाइयों, उन मानवाकार मकड़ियों को मारने का कोई तरीका ढूंढो। उन्हें मारने से कुछ ऊर्जा अवशोषित हो सकती है। मैंने उनमें से कुछ को मारने के बाद ये क्षमता जागृत की है और मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। निम्नलिखित संदेश ईर्ष्यापूर्ण संदेशों से भरे हुए हैं। वाह यार, तुम तो कमाल हो। जागृति के दौरान तुमने कितने मानवाकार मकड़ियों को मारा। मैं अभी जाकर उन्हें मार डालूंगा। ये चीजें असल में उतनी डरावनी नहीं है जितनी कल्पना की जाती है। तुम कहाँ हो छोटे भाई? कृपया मेरी रक्षा करो। क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूँ? ... मेंग फैन को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि प्रलय के पहले दिन ही जागृति लाने वाले लोग प्रकट हुए। कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से रक्त धुंध ऊर्जा के प्रति अधिक आकर्षण होता है। ये लोग पिछले जन्म में जागृति प्राप्त करने वालों के पहले समूह में शामिल थे और उनमें से कई बाद में बड़े अधिकारी बने। बाय फीफी उनमें से एक है, लेकिन इस जीवन में मैं पहले ही उनसे आगे निकल चुका हूँ। हालांकि सबसे ज्यादा देखे गए एक छोटे वीडियो ने मेंग फैन का ध्यान आकर्षित किया। यह तस्वीर एक ऊंची इमारत से ली गई थी जिसमें 10 से अधिक मंजिलें दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके नीचे उत्परिवर्तित हो चुके विशालकाय पेड़ जमीन से उगाए थे और वास्तव में वे उसके फर्श से भी ऊंचे थे। घनी छतरी फैल गई और घनी हवाई जड़ें छतरी से निकलकर खून की धुंध में लटक गईं या बिखरी हुई शाखाओं पर सांपों की तरह कुंडली मारकर लिपट गईं। विशाल वृक्ष के नीचे रक्त का धुंध उमड़ पड़ा और फिर छाते के नीचे की हवाई जड़ों के सहारे कई मानव शव रक्त के धुंध से लटक गए। कई नन्ही हवाई जड़ें तेजी से शव को जकड़ने लगी और उनके सिरे शव में घुसकर लालच से रस चूसने लगे। देखते ही देखते 170 से 180 किलोग्राम वजनी एक विशालकाय व्यक्ति मम्मी में समा गया और असंख्य हवाई जड़ों द्वारा लिपटा हुआ एक कोकून जैसी आकृति में पेड़ के नीचे लटक गया। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वास्तव में इस तरह के सैकड़ों पेड़ के कोकून मौजूद हैं। पूरे वीडियो की पृष्ठभूमि में फोटोग्राफर की भारी और अनियमित सांसों की आवाज गूंज रही है, जिससे लोग सिहर उठते हैं। होस्ट ने नीचे एक संदेश छोड़ा, मुझे कौन बता सकता है कि यह चीज आखिर है क्या? ये बड़ी क्यों नहीं हो रही? मेंग फैन ने गंभीर भाव से इस चीज को देखा, क्योंकि इस इमारत के आकार और बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि यह फेंगुआ समुदाय के बगल में स्थित चुनजियांग समुदाय में है। अपने पिछले जीवन में मेंग फैन लियू लिनलिन के परिवार की रक्षा करने में व्यस्त था और उसने ध्यान नहीं दिया। उसे बस इतना याद है कि एक रात अचानक पूरे समुदाय में चीख पुकार मच गई और फिर आधे घंटे के भीतर मदद के लिए सभी पुकारें बंद हो गईं। जब अगले दिन किसी ने इस समुदाय के दोस्तों से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि सभी का उनसे संपर्क टूट गया था। ऐसा होने की काफी संभावना है।
सौभाग्यवश मेन फैन ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पूरी इमारत के पास स्थित फूलों की क्यारी को आग से जला दिया। जहां तक संभव हो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले उत्परिवर्तित पौधों से बचें। इसका प्रभाव स्पष्ट है। अन्य मंजिलों पर घने कोहरे में लंबे पौधों की छाया देखी जा सकती है। केवल उसकी इमारत के आसपास का इलाका ही साफ है। महान। अचानक मेन फैन को एक प्रेरणा मिली। हालांकि यह प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, क्या अंतर्दृष्टि की आंख इस वीडियो के माध्यम से इस राक्षस की जानकारी देख सकती है? यह विचार अंतर्दृष्टि की आंखों से कौंध गया और खुल गया। वीडियो में दिख रहा विशालकाय नरभक्षी पेड़ अचानक खून जैसे चमकीले लाल रंग की परत से ढक गया। नाम वैम्पायर सोफोरा। पहचान सोफोरा ट्री म्यूटेंट। स्तर 3। शक्ति तारा। शारीरिक शक्ति तारा। धारणा तारा। स्तर का अंतर इतना अधिक है कि इसे समझा नहीं जा सकता। विशेषताएं लताएं और प्रकंद एक पक्षाघातकारी विष स्रावित कर सकते हैं, शिकार का रस चूसना पसंद करते हैं और सूखा हुआ शव टिड्डी के बीजों के प्रजनन के लिए वाहक बन जाता है। गैर संक्रामक मूल्यांकन रक्त धुंध में पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ लेकिन बेहद शक्तिशाली उत्परिवर्ती। जहां यह मौजूद है वहां लगभग कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। नए उत्परिवर्ती की खोज हुई है। वैम्पायर लोकस्ट को उत्परिवर्ती चित्रों में शामिल किया गया है। महज एक रात में लेवल 3 का उत्परिवर्ती प्रकट हो गया। यहां तक कि अंतर्दृष्टि की आंख भी इसके विशिष्ट गुणों को नहीं देख सकती। मेरे दिल में तनाव का भाव उमड़ आया। अगर यह समस्या इसी तरह बढ़ती रही तो क्या इससे मेरे समुदाय को खतरा होगा? मेन फैन को पता नहीं था, लेकिन अगर मुझे सही याद है तो जिस दिन समुदाय के सभी लोग गायब हो गए थे वो प्रलय के दिन के लगभग 1 महीने बाद का दिन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। यह पता चला है कि मालिक ने एक दुर्लभ उत्परिवर्ती जीव की खोज की है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आपको छिपे हुए अंक जोड़ 1 का अतिरिक्त इनाम मिलेगा। चैप्टर 52 लानत है। मेन फैन के शब्दों ने लगभग चेन याओ को डराकर जगा दिया। पतिदेव, आप इतने चौंक क्यों गए? कोई बात नहीं। मेन फैन ने गहरी सांस ली और उसका खून खौल उठा। पहले तो उसे उन्हें मारना पड़ता था, लेकिन अब वह जानकारी इकट्ठा करके इनाम हासिल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह दूर से ही देखकर जानकारी की जांच कर सकता है और मुफ्त में एक छिपे हुए बिंदु का पता लगा सकता है। मेन फैन को लगा कि कठिनाई का स्तर बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्था को इस बात पर गर्व नहीं था, बल्कि उसने खुद को दोषी ठहराया। माफ कीजिए गुरुजी, ये सिस्टम ट्रिगर की कठिनाई को केवल इसी स्तर तक कम कर सकता है। मुझे वास्तव में खेद है। हे भगवान, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप इसे और कम कर दें तो क्या ये सचमुच मुफ्त का तोहफा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अच्छा है। मेन फैन बहुत खुश था। उसे प्रलय के पहले दिन मुफ्त में एक गुप्त बिंदु मिल गया था। इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है? लेकिन यह स्पष्ट है कि सिस्टम को लगता है कि उसका मालिक पर्याप्त रूप से खुश नहीं है। मास्टर, मुझे खेद है। मैं कठिनाई स्तर को न्यूनतम स्तर तक कम करने में आपकी सहायता नहीं कर सका, लेकिन सिस्टम क्षतिपूर्ति के रूप में आपको एक अतिरिक्त सुझाव दे सकता है। जब तक इंटरनेट मौजूद है, आप इंटरनेट पर अन्य दुर्लभ उत्परिवर्तियों की तस्वीरें या वीडियो सामग्री खोज सकते हैं। मेन फैन का शरीर सदमे से हिल गया। यह सिस्टम न केवल फायदे देता है, बल्कि आपको बग ढूंढना भी सिखाता है। क्या यह सचमुच संभव है? तुम सचमुच मेरी प्यारी सी रुई से गद्दीदार जैकेट बनने के लायक हो। पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इसे कर ही डालो। लेकिन मेन फैन जानकारी खोजने में समय नहीं लगाएगा। खाता पंजीकृत करें। उपनाम मेन फैन ने इसके बारे में सोचा। 4 शब्द लिखिए। विश्व का राजा। मेन फैन को इस प्रेसिडेंशियल स्वीट का नाम हमेशा से पसंद आया है। इसके अलावा वह इस प्रलय के दिन का राजा होगा। इसके बाद उन्होंने फोरम पर प्रलय के दिन असामान्य प्राणियों की पहचान शीर्षक से एक पोस्ट डाली। सबसे पहले मानव मकड़ी की तस्वीर और विशिष्ट जानकारी भेजें और एक संदेश छोड़ दें। मेरी क्षमता इन उत्परिवर्तियों की जानकारी को समझने की है। अगर आप इन राक्षसों के वीडियो बना सकते हैं तो कृपया उन्हें यहां पोस्ट करें। मैं उन्हें देखने के बाद सभी को जानकारी भेज दूंगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकूं। लहजा बहुत ही सच्चा है, बिल्कुल एक मासूम छोटे बच्चे की तरह। मुझे विश्वास है कि कोई यहां संदेश छोड़ेगा। अपने हाथों को धीरे धीरे मलते हुए मेन फैन ये जानने के लिए उत्सुक होने लगा है कि उसे कितने छिपे हुए अंक मिलेंगे। ये सब करने के बाद मेन फैन ने स्नान किया और अपने कपड़े बदले। उसके होठों के कोने ठंडेपन से ऊपर उठ गए। अब गलियारा बंद है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब काम शुरू करने का समय आ गया है। ... 18वीं मंजिल। भगवान का शुक्र है कि वे राक्षस हम तक नहीं पहुंच पाए। मैं बुरी तरह डर गया था। ये किस तरह के राक्षस हैं?
मुझे कैसे पता चलेगा? ये देखने में तो ज़ॉम्बी जैसे लगते हैं, लेकिन फिल्मों में तो ज़ॉम्बी धीमे होते हैं, ये इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकते हैं? फोरम को देखो, हर कोई इन चीजों पर चर्चा कर रहा है। किसी ने मानव मकड़ी नामक इस चीज के बारे में भी जानकारी पोस्ट की है। लू जियाकी और अन्य जो बच निकले थे, वे गलियारे में दुबके हुए थे और समय समय पर डर से सीढ़ियों की ओर देख रहे थे। सभी की आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे और वे पूरी रात डर और थकावट से पीड़ित थे। अब वे भूखे, प्यासे और थके हुए हैं और वे गिरने ही वाले हैं। सबकी आंखों में नफरत झलक रही है। बूढ़ी ली के सारे दांत टूट गए थे और उसने गुस्से से अपना मुंह ढकते हुए कहा, यह सब उस कमीने मिंग फैन की गलती है। अगर उसने हमें अंदर आने के लिए दरवाजा न खोला होता तो इतनी सारी चीजें न होती। इस अवसर को देखते ही अधिकांश पड़ोसियों ने इसे तुरंत पहचान लिया। हाँ, भले ही उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया, उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। हम 2 और मंजिलें पार कर सकते थे। तुमने यह नहीं देखा? जब उन पर घेराबंदी हुई तो वह कमीना और कुतिया एक तरफ छिप गए और किसी को नहीं बचाया। उन्होंने मिंग जियाओ और अन्य लोगों को मौत के घाट उतरते देखा। अरे बाप रे, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई। जैसे जैसे उनकी बातचीत बढ़ती गई, उनका उत्साह बढ़ता गया। भीड़ भी उत्साहित थी। लू जियाकी ने अपने बगल में बैठी सुंदरी को गले लगाया और उसे धीरे से दिलासा देते हुए कहा, दुखी मत हो प्यारी। मिंग जियाओ और बाकी लोग नहीं चाहते कि तुम स्वर्ग में उनके लिए दुखी हो। सुई यूटिंग लू जियाकी की लाइव ब्रॉडकास्ट पार्टनर और गर्लफ्रेंड है। जब प्रलय का दिन आया, तब वे सुई यूटिंग की परी सहेलियों के साथ घर पर पार्टी कर रहे थे। खून की धुंध तेजी से उठी और एसिड बारिश की भयानक संक्षारकता ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे अंधाधुंध भीड़ का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर दौड़ पड़े। इसके परिणामस्वरूप मिंग फैन ने न केवल उन्हें अपने घर में लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे थप्पड़ भी मारा। जब वह इतनी बड़ी हो गई थी, तब तो उसके माता पिता भी उसे मारना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उसकी जिन सहेलियों को वह फोन करती थी, उनमें से आधे से ज्यादा की वही मौत हो गई और उन सभी के खाते मिंग फैन के नाम दर्ज थे। मैं एक महिला हूं और मेरे पास भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मिंग फैन ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को क्यों नहीं बचाया? वह एक पुरुष है। क्या एक बुरे आदमी को नाजुक समय में एक महिला के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए? जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की हत्या मिंग फैन ने की थी। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो ये बात पूरी तरह से भूल ही गया था कि जब मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मदद मांगते देखा, तो मैं कुत्ते से भी तेज दौड़ा था। लोग ऐसे ही होते हैं। ये स्पष्ट रूप से मेरी गलती है, लेकिन मुझे हमेशा दूसरों पर दोष डालने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढना अच्छा लगता है। वैसे भी पूरी दुनिया गलत है और मैं गलत नहीं हो सकता। मैं इसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। मैं पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। उस पर सुनियोजित हत्या का मुकदमा करूंगा। सुई यूटिंग ने दांत पीसते हुए अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी ने फोन नहीं उठाया। गुस्सा मत करो जान, मुझे लगता है कि मिंग फैन को शायद काट काट कर मार डाला गया है। लू जियाकी ने एक डरपोक की तरह मुंह बनाया और सभी ने सोच विचार करने के बाद सिर हिलाया। हाँ, वे मकड़ियां बहुत तेज होती हैं। उनके साथी भाग नहीं सकते और वह कमीना और कुतिया तो बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। उनमें से अधिकतर मर चुके हैं। यह उनके लिए अच्छा सौदा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे एक हल्की हंसी सुनाई दी। आपने अभी अभी किसे अच्छा सौदा बताया? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मिंग फैन सीढ़ियों से बाहर निकलकर 18वीं मंजिल पर कदम रख रहा था और उसके हाथ में अभी भी भुना हुआ चिकन था जिसे वह चबा रहा था। जब उसने एक निवाला लिया तो रस बाहर निकल आया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हे भगवान, भूत! चीख पुकार मच गई और हर कोई पेशाब करने से भी डरने लगा। पहली प्रतिक्रिया, मिंग फैन संक्रमित होकर राक्षस बन गया था और वह मुझे मारने आया था। मदद करना। लोगों का एक समूह हड़बड़ी में वापस भागा और घबराहट में एक दूसरे से टकराने पर वे सभी जमीन पर गिर पड़े। बूढ़े सन और बूढ़ी ली इतने डर गए कि वे जमीन पर घुटने टेककर मिंग फैन के सामने झुकते रहे। हम गलत थे, हमें मत मारो। हम दोनों बूढ़े लोगों का मांस स्वादिष्ट नहीं होता, ये सख्त और लकड़ी जैसा होता है। इन्हें खाओ, इनके नौजवानों का मांस स्वादिष्ट होता है। लेकिन मिंग फैन ने उन पर झपट्टा नहीं मारा, बल्कि अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए उनकी ओर देखा और कहा, मूर्खों का झुंड। सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। राक्षस बोल नहीं सकते। तुम राक्षस नहीं हो, और क्या आपको लगता है कि मैं भी आप लोगों जितना बेवकूफ हूँ? रास्ते से हट जाओ, मुझे ऊपर जाने से मत रोको। सभी लोग जल्दी से गलियारे के दोनों ओर हट गए और मिंग फैन को सीढ़ियों के दूसरी ओर गायब होते हुए देखने लगे।
मूर्ख। लेकिन जैसे ही मेन फैन चली गई, सबका ध्यान तुरंत बूढ़ी महिला ली और बूढ़े आदमी सन की ओर चला गया। उन्हें घेर लिया, उनकी आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था। सुई यूटिंग ने पहल करते हुए दोनों बूढ़े आदमियों की नाक की ओर इशारा किया और गाली गलौज की। तुम दोनों ने अभी क्या कहा? मेन फैन को पहले हमें खाने देने का तुम्हारा क्या मतलब है? दो निर्दयी बूढ़े लोग, अगर हमने कल रात तुम्हें पूरा रास्ता तय करने में मदद न की होती तो तुम एक ही सांस में इतनी सारी मंजिलें कैसे चढ़ पाते? अब तुम सचमुच हमें धोखा देना चाहते हो। मेन फैन ने तुम्हें पहले ही पीट पीट कर मार क्यों नहीं डाला? दोनों बूढ़े लोग घिर गए और मरे हुए सुअर के जिगर की तरह शर्म से लाल हो गए। लेकिन हार सहना उनकी आदत नहीं है। खंडन करने के लिए कमर पर हाथ रखे हुए, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या मैं सच नहीं बोल रहा? हम बस जिंदा रहना चाहते हैं, तो क्या हुआ? आपकी जान अनमोल है, लेकिन हम दो बूढ़े लोगों की जान बेकार है। वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि हमें भागने में मदद करो। आपने स्वेच्छा से ऐसा किया। आजकल के युवाओं में पारिवारिक अनुशासन का जरा सा भी ज्ञान क्यों नहीं है, और वे दो बुजुर्गों पर चिल्लाते हैं। क्या उन्हें प्रतिशोध का डर नहीं है? तुम दोनों बुरे कमीने, लड़ना चाहते हो? कोशिश करो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुरंत लेट जाऊंगी। बूढ़ा सन और बूढ़ी महिलाली मकड़ी का सामना करने वाले दो काय हैं, लेकिन उन्होंने कभी युवाओं के खिलाफ लड़ाई कब हारी है? गाली गलौज के मामले में बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत को कोई नहीं हरा सकता, छोटी परी भी नहीं। सुई यूटिंग बहुत निराश थी, लेकिन वह वास्तव में विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल गुस्से में अपने पैर पटक सकती थी। अगर तुम पुरानी चीज को नहीं मार सकते तो क्या तुम दूसरों को नहीं मार सकते? सुई यूटिंग ने अपने बैकहैंड से लू जियाकी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। लू जियाकी असमंजस में थी। प्रिय, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें मार नहीं सकता? ठीक है नन्हे बच्चे, जब तक तुम अपना गुस्सा निकाल सकते हो तब तक तुम मुझे मार सकते हो। लू जियाकी ने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया। हालांकि लू जियाकी लाखों प्रशंसकों वाला एक सुपर एंकर है, लेकिन वह पूरी तरह से चापलूस है। सुई यूटिंग ही उसकी जिंदगी है। थप्पड़ की तो बात ही छोड़िए, अगर उसे चाकू भी मार दिया जाए तो भी वह जरा भी विचलित नहीं होगा। ठीक है, बहस करना बंद करो। हमें अब एकजुट होना चाहिए और आंतरिक कलह नहीं करनी चाहिए। कई लोग स्थिति को संभालने के लिए तुरंत बाहर आए और अंततः टीम को स्थिर करने में कामयाब रहे। जल्दी करो और विषय बदलो। वह मरा क्यों नहीं? चैप्टर 53। ये सवाल सबके मन में भी है। शायद ये कमीने और कुतिया घर में छिप गए हों, इसलिए राक्षसों ने इन्हें काटकर नहीं मारा। धिक्कार है, वह कितना भाग्यशाली है। तो फिर जब वह ऊपर आया तो उसे कोई राक्षस क्यों नहीं मिला? शायद राक्षसों का पेट भर जाने के बाद वे सभी नीचे की ओर चले गए। इस साइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवान नॉवल नेटवर्क 2on.com। क्या आपका विचार बहुत सरल नहीं है? तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेन फैन ने सभी राक्षसों को मार डाला? ये कैसे संभव है? अगर नीचे रहने वाले लोग बच पाते तो वे बहुत पहले ही ऊपर आ गए होते। लेकिन चूंकि वे ऊपर नहीं आए, इसका मतलब है कि वे सभी संक्रमित हो चुके हैं, यानी लगभग 30 या 40 मानव मकड़ियां मौजूद हैं। हालांकि मेन फैन बहुत शक्तिशाली और बलवान है और लोगों को मारने पर उसे चोट लगती है, लेकिन उसके लिए इतने सारे मानव मकड़ियों को नंगे हाथों से मारना असंभव है। मेन फैन के ऊपर जाने का कारण कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब सबको पता है कि जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। शायद मेन फैन ने चुपके से ऊपर के किसी घर से संपर्क किया हो और वहां रहने की इच्छा जताई हो। क्या उसकी पूर्व पत्नी का परिवार ऊपर वाले तल पर नहीं रहता था? ये बात समझ में आती है। मेन फैन अपनी पूर्व पत्नी के परिवार के पास शरण लेना चाहता था। सभी को लगा कि उनकी सोच सही थी। मेन फैन अपनी पूर्व पत्नी के परिवार के साथ सुलह करना चाहता था, लेकिन मेन फैन ने पहले भी अपनी पूर्व पत्नी के परिवार के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था, इसलिए उसे निश्चित रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेन फैन को घर से निकाले जाने के दृश्य के बारे में सोचते हुए सभी को अवर्णनीय रूप से सुकून महसूस हुआ। वह इसके लायक ही था। गड़गड़ाहट। अचानक सबके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। कल रात की अफरा तफरी भरी भागदौड़ में बहुत ऊर्जा खर्च हो गई थी और अब लगभग दोपहर हो चुकी थी, इसलिए शरीर पहले से ही भूखा था। ये सिर्फ डर ही था जिसके कारण वे इसे भूल गए। लेकिन जब मेन फैन वहां से गुजरा तो उसके हाथ में मौजूद भुने हुए चिकन की खुशबू चारों ओर फैल गई। इससे तुरंत ही सबकी लालच जागृत हो गई। सभी ने अपनी लार निगल ली। धिक्कार है, तुमने कहा था कि तुम ऊपर जाओगे और अगर तुम खाने के बाद ऊपर आए तो मर जाओगे। खाना तो ठीक है, लेकिन भुना हुआ चिकन खाना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सभी ने अपने पेट पकड़ लिए क्योंकि उन्हें बेहद असहज महसूस हो रहा था। मेन फैन के प्रति नफरत और भी बढ़ गई।
सुई यूटिंग ने आदेश दिया, लू जियाकी, मैंने देखा कि उसने अभी तक चिकन लेग नहीं खाया है। तुम जाओ और मेरे लिए मेन फैन से ले आओ, मुझे भूख लगी है। क्या आपको लगता है कि वह इसे आपको देगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुई यूटिंग ने घृणा से अपने दांत पीसे। एक संभ्रांत युवती होने के बावजूद वह भला इतनी भूखी कब रही थी? उसने सभी को निर्दयी हृदय से पुकारा, देखो वो किस तरह से भुना हुआ चिकन खा रहा है, घर में तो ढेर सारा खाना होगा। क्या तुम खाना चाहोगे? सभी लोग चौंक गए। क्या आप करना ये चाहते हैं? झपटना, ये शब्द सबके दिमाग में कौंध गया और उनकी आंखें अचानक घबरा गईं। उन सभी ने देखा था कि मिंग फैन कितना शक्तिशाली था। बूढ़े सन और बूढ़ी ली के दांत टूट गए थे और वहां एक खूंखार चेन याओ भी था, वे उसे कैसे लूट सकते थे? अगर नीचे उन्हें कोई राक्षस मिल जाए तो क्या होगा? लेकिन सुई यूटिंग ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, यह मत भूलो कि वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे केवल दो ही हैं। हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो हमें उससे क्यों डरना चाहिए? अगर हम चोरी न करें तो क्या होगा? आज तो आप एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन कल का क्या? परसों का क्या? अन्य लोगों की आंखों का भाव तेजी से बदल गया। सुई यूटिंग सही थी, नीचे कई राक्षस रहते थे और वे कभी भी ऊपर आकर उन्हें काटकर मार सकते थे। उन्हें छिपने के लिए जगह चाहिए थी। इसके अलावा अगर राक्षस ऊपर नहीं भी जाते तो भी रास्ते में कोई उन्हें अपने यहाँ पनाह देने को तैयार नहीं था। क्या वे गलियारे में भूख से मर जाते? दुनिया के अंत से पहले मिंग फैन ने बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया और यहाँ तक कि दरवाजे को भी सैन्य कवच से बदल दिया। अगर वे इसमें रह सकते तो वे निश्चिंत हो सकते थे। अगर मिंग फैन घर पर ही छिप जाती तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन अब वह खुद ही बाहर आ गया। ऐसा अवसर जीवन में एक बार ही मिलता है। चलो मिंग फैन को पकड़ो और उसकी चाबी छीन लो, उसके घर पर कब्जा कर लो। डॉट 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 डॉट। इसी समय मिंग फैन अपने गंतव्य पर पहुंच चुका था। ये लुओ तियान्यू के घर के दरवाजे पर था। मिंग फैन वांग फोंग, लियू देजू और लियू जियान को पहले ही पुलिस स्टेशन ले जा चुका था, लेकिन पुलिस प्रमुख से हुई बातचीत से उसे पता चला कि ली यानडोंग ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन तीनों दरिंदों को छुड़ा लिया था। फिर वे स्वाभाविक रूप से घर चले जाएंगे। इस मामले में बेशक मैं अपने दरवाजे पर आने वाले आनंद को जाने नहीं दे सकता। लुओ तियान्यू के घर के दरवाजे पर खड़े होकर मिंग फैन को अपने खून में उबाल महसूस हो रहा था और वह इसे दबा नहीं पा रहा था। लियू लिनलिन का परिवार अंदर था, लेकिन मिंग फैन उलझ गई। आखिरकार उसके दिमाग में उन्हें मारने के अनगिनत तरीके थे, लेकिन इस जानवर के पास केवल 4 ही जीवन थे। मेरे खेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। छोड़ो इसे, ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, बस पहले उन्हें पकड़ो। एक तेज रोशनी चमकी और एक प्लास्टिक का बम मिंग फैन के हाथों में आ गिरा। यह इतना नीचे है कि दरवाजे को तोड़ना संभव नहीं है। बेशक मेरी वापसी शानदार होनी चाहिए। मुझे तो डर लग गया। स्थापना पूरी हो गई, अब डेटोनेटर चालू करें। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा फट गया। मिंग फैन हाथ में बंदूक लिए धूल उड़ाते हुए बैठक कक्ष में दाखिल हुआ। तुम कहाँ हो लियू लिनलिन? तुम्हारा पति तुमसे मिलने घर आया है। लेकिन जब धूल छट गई तो मिंग फैन ने फ्राउनिंग किया। बैठक कक्ष साफ सुथरा था। खाने की मेज पर रखे सड़े गले, बदबूदार और बालों से सने भोजन के अलावा वहां कोई नहीं था। छिपा हुआ मिंग फैन ने भंडारगृह समेत हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मिला। क्या वे प्रलय के बाद घर जाकर बाहर नहीं मरे थे? मिंग फैन को यकीन नहीं था। पुनर्जन्म के बाद बहुत कुछ बदल गया था। शायद ये लोग आत्महत्या कर लेंगे। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और लियू लिनलिन को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, जिससे मिंग फैन का अनुमान सही साबित हुआ। अरे यार, मरने के लिए बाहर जाने के बजाय घर जाकर सो क्यों नहीं जाते? ये सोचकर मिंग फैन गुस्से से पैर पटकने लगा। ये बेवकूफ तो वैसे भी मरने वाले हैं, क्यों ना घर जाकर खुद अपने हाथों मर जाएं। तुम वहां जाकर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? बैंग बैंग बैंग। मिंग फैन इतना क्रोधित था कि उसने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, लेकिन अपना क्रोध निकालने से ये जानवर वापस जीवित नहीं हो उठे, इसलिए उसने अपने हथियार रख दिए और उसी रास्ते से लौट गया। डॉट 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 10 मिनट पहले। हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। सब लोग अपनी आवाज धीमी रखें। मुझे धक्का मत दो। अगर तुमने कोई आवाज की तो उसकी नजर तुम पर पड़ जाएगी। किसने मेरी पैंट खींची? लू जियाकी, बूढ़ी महिला ली, बूढ़ा आदमी सन और अन्य लोग अपने हाथ पैर बंधे होने के बावजूद आग से बचने वाली सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लू जियाकी आग से बचने वाली सीढ़ी में मिली कुल्हाड़ी को पकड़े हुए आगे आगे चल रही थी और उसके मासूम चेहरे पर थोड़ी सी क्रूरता झलक रही थी। उसके पीछे खड़े अन्य लोगों के हाथों में अग्निशामक यंत्र, झाड़ू और पोछा थे और बाकी लोग खाली हाथों से काम कर रहे थे। गलियारे में सीमित मात्रा में हथियार मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह का भाव कम नहीं हुआ।
मेन फैन उनके हाथों पकड़े जाने ही वाली थी। मेन फैन से सीधे सामना करने से बचने के लिए उन्होंने गलियारे से ऊपर जाने का विकल्प नहीं चुना। आग से बचाव के लिए बने मार्ग में एक अग्निरोधक दरवाजा था जो प्रतिदिन बंद रहता था, और यह बड़े फ्लैट के मुख्य दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं था। जब तक वे आग से बचाव वाले दरवाजे के पीछे छिपकर अचानक बाहर निकलकर मेन फैन को पकड़ लेते, तब तक सब कुछ सुलझ जाता। 30 से अधिक लोग और हथियार क्या निहत्थ थे, मेन फैन को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक नहीं होंगे। उसे मार डालो, मुख्य दरवाजे की चाबी हासिल करो और मेन फैन का ठिकाना उनका हो जाएगा। वहां खाने पीने की व्यवस्था थी। वहां खूबसूरत चेन याओ भी उनका इंतजार कर रही थी। टीम के कई पुरुषों ने उत्साह से अपने होंठ चाटे। भले ही उनके पास पैसा होता, लेकिन उन्होंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं खेला होता। आज कुछ मांस खाते हैं। वे 22वीं मंजिल पर पहुंच गए थे और अगली मंजिल पर लुओ तियान्यू का घर था। लेकिन ठीक उसी क्षण एक धमाका हुआ। बूम! पूरे गलियारे में कंपन साफ तौर पर महसूस किया गया और हर कोई डर गया था। आगे खड़े लू जियाकी, जो पहले से ही घबराए हुए थे, फिसल गए और अपने पीछे खड़े बूढ़े सन से टकरा गए, जिससे बूढ़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिर गया। पूरी टीम शुरू से ही घबराई हुई थी और इससे तुरंत ही एक सिलसिलेवार प्रतिक्रिया शुरू हो गई। लानत है, मुझे मत खींचो, किसने मेरी गांड में उंगली डाली। 30 से अधिक लोग एक साथ लुढ़कते हुए सीढ़ियों पर गिर पड़े। लू जियाकी के हाथ में मौजूद आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी जोरदार आवाज के साथ बूढ़ी महिलाली के कान पर जा लगी। वह इतनी डर गई थी कि लगभग वहीं बेहोश हो गई थी। वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं और बूढ़े लोगों के हाथ पैर लगभग टूट चुके थे। सुई यूटिंग को 3-4 हटे कट्टे आदमियों ने जमीन पर गिरा दिया और किसी ने उसके शरीर को कई बार छुआ, जिससे गुस्से से उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। चुप रहो और चिल्लाना बंद करो, क्या तुम मेन फैन को आकर्षित करना चाहते हो? अभी वो कैसी आवाज थी? एक समूह में उलझे हुए लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। मुझे धमाके जैसी कोई आवाज सुनाई दी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक ऊंची इमारत में विस्फोट कैसे हो सकता है? क्या प्राकृतिक गैस विस्फोट ही एकमात्र शोर है जो तुम पैदा कर सकते हो? अचानक किसी ने चीख कर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर कोई राक्षस हो? चैप्टर 54। सबकी आंखों में भय झलक रहा था। यह संभव है। वैसे तो राक्षस नीचे ही रहते हैं, लेकिन कौन कहता है कि भूतिया घर में दीवार के बाहर से कोई घुस नहीं सकता? या फिर यह भी मुमकिन है कि ऊपर वाले कमरे में कोई बारिश में भीग गया हो और अचानक राक्षस बन गया हो। डर फैल गया। इस समय मेन फैन को ढूंढने की परवाह कौन करता है? मदद करो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुमने मेरे हाथ पर पैर रख दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ। जो भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। 30 से अधिक लोग डरे हुए जंगली कुत्तों की तरह शर्मिंदा होकर नीचे की ओर भागना चाहते थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे किस पर पैर रख रहे हैं। जो भी धीमे दौड़ेगा वही बलि का बकरा बनेगा। लेकिन आग से बचने का रास्ता इतना संकरा है कि लोगों का एक समूह पहले ही अफरा तफरी में फंस चुका है। वे सभी नीचे भागना चाहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें एक और अफरा तफरी का सामना करना पड़ता है। अरे, मेरा हाथ टूट गया है। मेरी बातों पर ध्यान मत दो। हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंज उठी और चीखें एक के बाद एक सुनाई देने लगी। दृश्य जितना दयनीय हो सकता था, उतना ही दयनीय था। मुझे छोड़कर मत जाओ। बूढ़े सन की टखने की हड्डी किसी ने तोड़ दी थी और वह असहाय होकर अपने हाथों के सहारे रेंगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन चाहे वह कितना भी रोए, लू जियाकी और अन्य लोगों ने उसे अनसुना कर दिया और तेजी से भागने लगे। इतनी दयनीय चीख पुकार से निश्चित रूप से राक्षस आकर्षित होंगे जो रुकने की हिम्मत करेंगे। वे भागते हुए गए और अनजाने में 11वीं मंजिल पर पहुंच गए, जहां मेन फैन मौजूद थी। लेकिन उन्होंने पाया कि आग से बचने के लिए बने रास्ते का दरवाजा बंद था और नीचे मकड़ी की दहाड़ सुनाई दी, जिससे वे डर गए और जल्दी से रुक गए। ऊपर और नीचे राक्षस थे और वे बीच में फंसे हुए थे और गलियारे की ओर जाने वाली आग से बचने की सीढ़ी लोहे की जंजीरों से बंद थी। धत्तेरी की। इसी समय मेन फैन, जो इस मंजिल पर नीचे आ गई थी, ने आग से बचने वाली सीढ़ी से कुछ हलचल सुनी। वह आगे बढ़ा और आग से सुरक्षा वाले दरवाजे पर लगे पारदर्शी कांच की खिड़की से अंदर देखा और पाया कि सभी लोग संकरी आग से बचने वाली सीढ़ी पर एक साथ हडल हुए थे। सभी गिर पड़े और उनके चेहरे पर चोट के निशान पड़ गए और कुछ गिरकर अपने साथियों के चेहरों पर बैठ गए। वह हंसा और बोला, ऊपर लोगों की देखभाल करने के बजाय तुम यहाँ क्यों छिपे हो? क्या तुम कोई प्रदर्शन कला कर रहे हो? मेन फैन के संदेह को देखकर हर कोई रोना चाहता था। कौन सी प्रदर्शन कला? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन अब उनकी हालत ऐसी है, उन्हें नहीं पता कि भागने के लिए उनके हथियार कहाँ खो गए हैं और वे घायल और अपाहिज हैं। उनके सामने एक आग से सुरक्षा का दरवाजा है। ये क्या हो रहा है? इसके अलावा वे अभी सिर्फ जीवित रहना चाहते हैं।
बूढ़ी महिला ली रोते हुए दरवाजे पर गिर पड़ी और खिड़की से चिल्लाते हुए बोली, नीचे से राक्षस ऊपर आ रहे हैं। मिंग फैन, कृपया हमें अंदर आने दो, हम जानते हैं कि हम गलत हैं। जी हाँ, कृपया दरवाजा खोलिए। ऊपर वाले राक्षस भी नीचे आ रहे हैं, हमें बचाओ। लू जियाकी और सुई युटिंग ने भी कोठरी में आम लोगों की तरह दरवाजे पर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उनकी गुहारें एक के बाद एक आती रहीं और मिंग फैन को उनकी जान बचाने की आखिरी उम्मीद माना गया। मिंग फैन ने सुई युटिंग पर नजर डाली। मिंग फैन ने पिछली बार इस खूबसूरत लड़की को देखा था। वह लाखों प्रशंसकों वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी लू जियाकी के साथ लाइव प्रसारण में पार्टनर बन सकती है। जाहिर है, उसकी छवि बेदाग है। उसका सुडौल शरीर, मासूमियत से भरा छोटा चेहरा और आकर्षक लंबी टांगे हैं। भले ही वह अस्त व्यस्त हालत में भाग गई हो, उसके शरीर और चेहरे पर लगे दाग भी उसके कोमल चेहरे की खूबसूरती को छुपा नहीं सकते। संक्षेप में कहें तो गुणवत्ता काफी अच्छी है और सिस्टम ने उस समय एक सूचना भी दी थी। बड़े अफसोस की बात है, उसके मुंह से बदबू क्यों आती है। मिंग फैन बहुत निराश था क्योंकि वह लियू परिवार के चारों दरिंदों को पकड़ नहीं पाया था। ये लोग उसके लिए मानो सीधे उसकी बंदूक के सामने खड़े हो गए थे। मिंग फैन ने व्यंग्य करते हुए लू जियाकी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अंदर आना चाहते हो? हाँ, लू जियाकी ने जल्दी से सिर हिलाया। मिंग फैन ने सुई युटिंग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम भी अंदर आना चाहती हो? हाँ, सुई युटिंग ने भी उत्साह से उसकी खूबसूरत आंखों को देखा। लेकिन मिंग फैन हंस पड़ी, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं आने देना चाहती। मेरे फर्श से दूर रहो। मिंग फैन ने आग से बचाव वाले दरवाजे पर लात मारी और एक जोरदार धमाका सीढ़ियों पर ऊपर और नीचे फैल गया। तभी नीचे से स्पाइडरमैन की दहाड़ सुनाई दी। धत्तेरे की, वे आ रहे हैं। मिंग फैन, तू कमीना है। गाली देना बंद करो और भागो, स्पाइडरमैन आ रहा है। लेकिन हम कहाँ भागे? ऊपर अज्ञात राक्षस हैं और नीचे स्पाइडरमैन। वे कहाँ भाग सकते हैं? तनाव, भय, निराशा। सुई युटिंग वहीं गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। मिंग फैन, तुम मुझे धमका रहे हो। रोना बंद करो, जल्दी से ऊपर जाओ। लू जियाकी ने सुई युटिंग को ऊपर खींचा और खुद भी वापस ऊपर भाग गई। ऊपर वाले कमरे का राक्षस महज एक अनुमान था, लेकिन नीचे वाला सचमुच का स्पाइडरमैन था। किसी के नेतृत्व में टीम के आगे आने पर भीड़ पागलों की तरह ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। बूढ़ा संत, जिसका पैर टूटा हुआ था, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से नीचे उतरा था और ऊपर की ओर दौड़ रही भीड़ से सीधे टकरा गया। तुम इधर मत आना। आह! एक बार फिर कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। बूढ़े सन को फिर से रौंदा गया और पता नहीं उसकी कितनी पसलियां टूट गईं। वह दर्द से कराहते हुए गलियारे में सिकुड़ गया और हिल डुल भी नहीं पा रहा था। हा हा हा, मूर्खों का झुंड। लियू परिवार के चारों जानवरों को न ढूंढ पाने के कारण मिंग फैन की निराशा काफी हद तक दूर हो गई और वह संतुष्ट होकर घर लौट आया। चेन याओ पहले ही उठकर दोपहर का भोजन तैयार कर चुकी थी और मुस्कुराते हुए उसने मिंग फैन को अपनी ओर खींचा। पतिदेव, आप वापस आ गए। तुम उदास क्यों लग रहे हो? मैं किसी को ढूंढने गया था लेकिन मुझे वह नहीं मिला। मिंग फैन और कुछ कहना नहीं चाहती थी और चुपचाप खाना खाती रही। लियू लिनलिन के परिवार को खोने के बाद अचानक से उसने कितना सारा आनंद खो दिया। चेन याओ ने यह भी देखा कि मिंग फैन बात नहीं करना चाहता था और वह मिंग फैन के लिए खाना चुनती रही। मिंग फैन ने समाचार सुनने के लिए टीवी चालू किया। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। शेन यानरान का वीडियो कॉल था। पतिदेव, आज आप कैसे हैं? शेन यानरान की आंखों के नीचे स्वाभाविक रूप से काले घेरे थे। जाहिर है कि वह कल रात पूरी तरह सोई नहीं थी और उसकी आवाज कांप रही थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अचानक किसी राक्षस को देखकर कौन नहीं डरेगा। मैं ठीक हूँ। क्या तुमने उन राक्षसों को देखा? मैंने इंटरनेट पर तस्वीरें देखी। दरवाजे के पास से कुछ राक्षस भी गुजर रहे थे। मैंने बिल्ली की आंख से देखा कि वे लोगों को खा रहे थे। क्या राक्षस इस मंजिल पर आ गए हैं? मिंग फैन ने अपने होंठ सिकोड़े। शेन यानरान ने लुओ तियान्यू को घर से बाहर निकाल दिया और उसे गलियारे में रुकने के लिए मजबूर कर दिया। चूंकि राक्षस इस मंजिल पर आ गया है, इसलिए अनुमान है कि वह खतरे में है। एक और मजेदार चीज गायब है। लानत है। मिंग फैन खुद को कोसने से रोक नहीं पाई। पतिदेव, आपने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने बस इतना कहा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। शेन यानरान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वह शर्माते हुए पीछे मुड़ी और पाया कि उसके माता पिता उसके पीछे नहीं है, इसलिए उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। मिंग फैन समझ गया था कि शेन यानरान ने पिछली बार बड़े ध्यान से कपड़े पहने थे और उसके साथ खेल खेलना चाहती थी। लेकिन उसने पहले झाओ मुकिंग को ढूंढ लिया और फिर पाक और घर में चेन याओ के साथ हैट्रिक बना ली, इसलिए शेन यानरान की बारी नहीं आई। मुझे लगता है आजकल वह बहुत उदास रहती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मिंग फैन का स्वाद चखने के बाद बाकी सब कुछ बेस्वाद लगने लगेगा।
एक पुरुष होने के नाते मेंग फैन बेहद आत्मविश्वासी है। इसी तरह मेंग फैन को भी शेन यानरान का अंदाज याद आता है। लैटिन डांस टीचर का जोशीला और संयमित मिश्रण कितनी भी बार देखने पर भी उतना आकर्षक नहीं लगता। बस बात यह है कि अभी बाहर जाने की कोई स्थिति नहीं है। मेंग फैन को शेन यानरान की सुरक्षा की चिंता नहीं है। ब्लड मिस्ट म्यूटेंट का एक बहुत ही खास स्थान है। जिस प्रकार मनुष्यों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रक्त की धुंध उत्परिवर्तियों के लिए आवश्यक हवा के समान है, और जो उत्परिवर्ती रक्त की धुंध से बाहर निकलकर इमारत पर चढ़ जाते हैं, वे उन मनुष्यों के समान हैं जो सांस लेते हैं और पानी के नीचे गोता लगाते हैं। वे चल फिर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के बाद उन्हें फिर से सांस लेने के लिए रक्त के धुंध में लौटना पड़ता है। जब शिकार का कोई लक्ष्य नहीं होता तब भी वे रक्त के धुंध में चुपचाप मौजूद रहते हैं। इसी वजह से पिछले जन्म में इतने सारे लोग ऊंची इमारतों में जीवित रह पाते थे। जब तक आप उत्परिवर्ती जीवों को आकर्षित करने के लिए नीचे नहीं जाते, तब तक भोजन और पानी की उपलब्धता के साथ आप जीवित रह सकते हैं। इस समय शेन यानरान ने अपनी आवाज बदल ली। पतिदेव, मुझे आपको एक खबर देनी है। मैंने आपकी पूर्व पत्नी के परिवार को देखा है। चैप्टर 55। क्या? मेंग फैन हैरान रह गई। आपने इसे कहाँ देखा? यह मेरे घर के ठीक सामने है। वे किसी तरह वापस यहीं रहने आ गए हैं। मुझे पहले तो पता नहीं था, लेकिन जब राक्षस आया तो लुओ तियान्यू ने मुझसे मदद मांगी और मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने देखा कि लियू लिनलिन ने दरवाजा खोला और लुओ तियान्यू को झांककर अंदर आने दिया। मेंग फैन ने इस बारे में सोचने के बाद इसे समझ लिया। ऐसा अनुमान है कि ली यानडोंग ने जानबूझकर मेंग फैन से खरीदा हुआ घर लियू लिनलिन के परिवार को अस्थायी रूप से रहने के लिए दे दिया, ताकि वह और लियू लिनलिन चोरी करना जारी रख सके। ली यानडोंग को ज्यादा सोचने से रोकने और ये दिखाने के लिए कि उसने और लुओ तियान्यू ने एक स्पष्ट सीमा तय कर ली है, लियू लिनलिन इस घर में वापस आ गई। परिणाम स्वरूप इस व्यवहार ने न केवल संयोगवश उनके परिवार को बचाया, बल्कि लुओ तियान्यू को भी बचा लिया। बहुत बढ़िया, शानदार। जिंदा रहना अच्छा है, बहुत अच्छा। इस तरह मैं तुम्हें खेलते खेलते हरा सकता हूँ। मेंग फैन की आंखों में बुझ चुकी प्रतिशोध की ज्वाला फिर से भड़क उठी। अचानक वह भविष्य के लिए आशाओं से भर गया। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया उन पर नजर रखने में मेरी मदद करें। अगर पड़ोस में कोई हलचल हो तो मुझे तुरंत बताएं। ठीक है पतिदेव, तो आपको सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। शेन यानरान ने अनिच्छा से फोन काट दिया। मेंग फैन ने खिड़की से बाहर देखा और बारिश रुक गई। बेशक खून की धुंध अभी भी घनी थी और खूनी बादल धरती को ढके हुए थे, लेकिन यह एक दुर्लभ धूप वाला दिन था। मैंने किसी के लिए खाना बनाया और वह नाखुश था, लेकिन खूबसूरत शेन को फोन करने के बाद वह फूल की तरह मुस्कुरा उठा। चेन याओ ने मेरे कानों में कुछ बुदबुदाया। मुड़कर देखा तो मेरी प्यारी बच्ची मुंह फुलाकर चावल खा रही थी। याओ याओ, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? अरे यार, तुमसे कौन जलता है? नहीं, मुझे लगता है कि तुम इतने ईर्ष्यालु हो कि गुस्से से आग बबूला हो रहे हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेंग फैन ने चेन याओ को गले लगाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें जलन करने की जरूरत नहीं है। अब वे नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल अकेली हूँ। इसलिए तो ये डरावना है। चेन याओ ने मेंग फैन की बाहों से खुद को छुड़ाया, जल्दी से बर्तन साफ किए और उन्हें धोने के लिए रसोई की ओर दौड़ पड़ी। मेंग फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और रसोई में हंसी की आवाज सुनकर अचानक हरकत में आया। क्या ये नन्ही सी प्यारी बच्ची उसके साथ खेल रही है? ये बेहद शर्मनाक है। उसे अपने पारिवारिक रुतबे की रक्षा के लिए पारिवारिक नियमों का सहारा लेना चाहिए। मेंग फैन ने अपनी बेल्ट खींची और गुस्से में रसोई में घुस गया। चेन याओ गाना गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थी, तभी अचानक मेंग फैन ने पीछे से उसे गले लगा लिया। अरे, आप अंदर क्यों आए? नहीं, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। वो तुम्हें हमेशा अजीब जगहों पर रहना क्यों पसंद होता है? जल्द ही वह दृढ़ प्रतिरोध एक भावपूर्ण संगीत में तब्दील हो गया। सिंक में बर्तनों और चॉपस्टिक की खनकती आवाज और नल से बर्तनों और चॉपस्टिक को धोने की आवाज मिलकर रसोई का एक मधुर संगीत बना रही थी। वहां केवल कुछ ही कटोरे और कुछ ही जोड़ी चॉपस्टिक थी। किसी तरह उन्हें धोने में लगभग पूरी दोपहर लग गई। उनमें से आधे से अधिक कपड़े धोने के लिए बचे थे और चेन याओ भी थकी हुई और हौंफ रही थी। वह अब और खड़ा नहीं रह सका और धीरे धीरे सिंक में फिसल गया। मेंग फैन ने ही उसे पीछे से गले लगाया था। आपकी सेहत इतनी खराब है, फिर भी बर्तन धोते धोते आप इतनी थक कैसे जाती है? आपको क्या लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह झिझका और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके सुंदर चेहरे से लार टपक रही थी। वह बहुत थका हुआ था और बचे हुए बर्तन और चॉपस्टिक केवल रात में ही धोए जा सकते थे। वाह, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। मेंग फैन ने चेन याओ को धीरे से उठाया और उसे वापस बेडरूम में रख दिया,
सो जाओ, बाकी सब अपने आदमी पर छोड़ दो। उसने जल्दी से बचे हुए बर्तन धो दिए और मेन फैन बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, बल्कि तरोताजा महसूस कर रहा था। बहुत अजीब, क्या उसका शरीर इतना मजबूत है? कल रात कई भयंकर लड़ाइयां हुई और आज कई घेराबंदी हुई, लेकिन बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने का समय भी नहीं है। शायद ऐसा नहीं है कि आराम करने का समय नहीं है, बल्कि मेरी शारीरिक क्षमता इतनी मजबूत है कि ठीक होने की प्रक्रिया इतनी तेज है कि आराम करने का समय महसूस ही नहीं होता। मैं इतना सोचना नहीं चाहता। स्नैप। मैंने बियर की एक बोतल खोली और सोफे पर बैठ गया, अपना मोबाइल फोन निकाला और फोरम खोला। पहले बोए गए बीजों की कटाई का समय आ गया है। फेंगुआ समुदाय के पूर्वी क्षेत्र में स्थित पुराने आवासीय भवन में मेन फैन द्वारा बेचे गए घर में शेन यानरान, ये कुतिया जो सिर्फ सेंकने का काम जानती है, अंडे देने का नहीं। इसने मेरे लिए दरवाजा तक नहीं खोला, ये तो बस मुझे मारना चाहती है। धिक्कार है, मैंने इतने सालों तक उसे बेवजह पाला पोसा। लुओ तियान्यू सोफे पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा। एक रात बीतने के बाद जब उसे कल का दृश्य याद आया तो वह खुद को रोक नहीं पाया और लगभग पेशाब ही कर बैठा। मकड़ियों का वह समूह भयानक और डरावना था और उन्होंने एक और बदकिस्मत व्यक्ति पर हमला कर दिया जो उनके पास न होने पर भी बाहर देखने गया था। गले पर लगे घाव से निकला खून लुओ तियान्यू के चेहरे पर छिटक गया और उस आदमी की चीखें अभी भी लुओ तियान्यू के कानों में गूंज रही थी। लुओ तियान्यू बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन शेन यानरान ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। सौभाग्य से आखिरी क्षण में लियू लिनलिन ने उसे खींचकर घर के अंदर ले आई। लिनलिन, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई, वरना मैं मर चुका होता। चिंता मत करो, अब मैं इस कमीने के साथ एक स्पष्ट सीमा खींच दूंगा। अब तुम्हें पता चल गया कि कौन सी महिला सच में तुम्हारी परवाह करती है। लियू लिनलिन ने गर्व भरे चेहरे से लुओ तियान्यू की पीठ पर धीरे से थपथपाया। शेन यानरान, उस मूर्ख की मदद के कारण लुओ तियान्यू के साथ उसकी स्थिति अब स्थिर है। ली यानडोंग ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके लियू लिनलिन को तीनों जानवरों को बचाने में मदद की, लेकिन एक शर्त रखी कि लियू लिनलिन को मेंग फैन के पैतृक घर में वापस रहना चाहिए ताकि वह खुद खेल सके। आखिरकार मदद तो उसने ही पहले मांगी थी, इसलिए लियू लिनलिन के पास अपने परिवार के साथ ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी। ली यानडोंग विध्वंस व्यवसाय में नया नया अमीर बना है और वह एक गैंगस्टर भी है। उसकी तुलना अर्ध सूचीबद्ध कंपनी के सीईओ लुओ तियान्यू से कैसे की जा सकती है? अगर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का उपनाम लुओ होता तो वह अधिक समृद्ध होता। शुरू में लियू लिनलिन ने पहले ली यानडोंग को स्थिर करने का तरीका सोचा और फिर लुओ तियान्यू के साथ संबंध बनाने के अवसरों की तलाश की। खैर, लियू लिनलिन के बेहतरीन समय प्रबंधन कौशल के कारण उन दोनों को लगा कि लियू लिनलिन का एकमात्र धोखेबाज साथी वे दोनों ही थे। लेकिन उस राक्षस और अम्लीय वर्षा ने वास्तव में लुओ तियान्यू को उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया। उसने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक कि लुओ तियान्यू एक हताश स्थिति में न आ जाए, ताकि वह शेन यानरान को कुचल सके और उस पर हावी हो सके। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं बच्चे को भेड़िए को पकड़ने नहीं दे सकता। लियू लिनलिन और उसका परिवार दुनिया के अंत को लेकर चिंतित नहीं है। हालांकि वह राक्षस डरावना है, मुझे विश्वास है कि देश सब कुछ संभाल लेगा। ये कहना मुश्किल है कि दुनिया कब अपनी मूल स्थिति में लौटेगी। जब वह समय आएगा, तब वह एक सूचीबद्ध कंपनी के सीईओ की पत्नी होगी और असीम धन दौलत और यश का आनंद ले रही होगी। श्री लुओ, कृपया शांत होने के लिए चाय की एक घूंट पी लें। लियू जियांग ने मुस्कुराते हुए गर्म चाय का एक कप कॉफी टेबल पर रखा और कहा, जीजाजी, देखिए कल आपको बचाने के लिए दरवाजा खोलना हमारे परिवार के लिए कितना जोखिम भरा था। क्या आप कृपया अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं? लियू लिनलिन चौंक गई और उसने झट से अपने भाई को आंख मारी। आप लोगों को तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए इस तरह के घटिया हथकंडे मत अपनाए। लेकिन लुओ तियान्यू ने उदारतापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, लिनलिन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। जियांग सही कह रही है, तुम्हारे सहयोग के बिना मैं आज जीवित नहीं होता। मुझे याद है, जियांग, क्या तुम्हें नई कार नहीं चाहिए? जब यह आपदा खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक कार खरीद दूंगा। तुम 500,000 से कम में से कोई भी कार चुन सकती हो। जीजाजी कमाल के हैं। लियू जियांग इतना खुश था कि उसका मुंह खुशी से फूला नहीं समा रहा था और लियू देजू ने भी मुस्कुराते हुए अपने पीले दांत दिखाए। तो चलिए पहले श्री लुओ को धन्यवाद देते हैं। अचानक ही वांग फोंग ने लियू देजू के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा। अब भी तुम्हें मिस्टर लुओ कह रहे हो? अब अपनी आदत बदलने का समय आ गया है। सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन लुओ तियान्यू ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी। हाँ, मुझे मेरे माता पिता की तरह तियान्यू कहकर बुलाओ। मैं उस कमीनी शेन यानरान को देखते ही तलाक दे दूंगी और फिर घर वापस आकर लिनलिन मिंगजिंग से शादी कर लूंगी ताकि हम सचमुच एक परिवार बन सकें।
मेरे पास इस बैग में अभी भी 50,000 युआन है। मैं इसे पहले अपने बड़े भाई को खर्च करने के लिए दे दूंगा। बोलने के बाद उसने उदारतापूर्वक अपना हैंडबैग वांग फोंग की ओर फेंक दिया। अंदर रखे लाल नोटों के ढेर देखकर वांग फोंग और लियू देजू जोर से हंस पड़े। तियान्यू अब भी सबसे समझदार है, उस हारे हुए व्यक्ति से कहीं बेहतर है। तुम हमारे लिए सबसे आदर्श दामाद हो। अगर हम दो परिवारों की बात नहीं कर रहे हैं तो तुम पहले हमारे घर में रह सकते हो और सामने वाली गली में रहने वाली उस औरत को नजरअंदाज कर सकते हो। मेरा क्या होगा? यह देखकर कि पूरे परिवार को उससे लाभ हुआ है, लियू लिनलिन ने अचानक इनकार कर दिया। लुओ तियान्यू मुस्कुराया और लियू लिनलिन को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे प्यारे बच्चे, अब से जो मेरा है वो तुम्हारा होगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज कैसा व्यवहार करते हो। मुझे अचानक थोड़ी थकान महसूस हो रही है, इसलिए मैं पहले सोने जा रहा हूँ। वांग फोंग सबसे समझदार थी, इसलिए उसने लियू जियांग और लियू देजू को पकड़ा और बेडरूम में वापस भाग गई और बैठक कक्ष को लियू लिनलिन के लिए छोड़ दिया। देखो, यह एक पुरुष है और इसे नियंत्रित करना मेरे लिए आसान नहीं है। लियू लिनलिन गर्व से भरी हुई थी, लेकिन उसने लुओ तियान्यू की आंखों में मौजूद ठंडी नजर को नहीं देखा। आपदा समाप्त। ऐसा जरूरी नहीं है। लुओ तियान्यू इतना भयभीत था कि वह पूरी रात जागकर इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी पढ़ता रहा और अपने संपर्कों के माध्यम से भी काफी जानकारी जुटाता रहा। दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, सरकार ठप हो गई है और सेना ध्वस्त हो गई है। अंत सचमुच आ गया है। लेकिन उसने लियू लिनलिन को ये बातें बताने की हिम्मत नहीं की। इस परिवार में बहुत सारे लोग हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाए और वे अपने दैनिक भोजन की खपत कम करने के लिए घर से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? अगर तुम अभी बाहर रहे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। पहले उन्हें स्थिर करना होगा। अगर आपको पैसे या गाड़ी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। वैसे भी शेखी बघारने में पैसे तो खर्च नहीं होते। जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक 5 सदस्यीय परिवार जिसमें 800 दिमाग हैं और उन सभी की अपनी अपनी योजनाएं हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर वे अब भी एक खुशहाल परिवार लगते हैं। चैप्टर 56। एक ही समय पर मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझे पहचान संबंधी सामग्री उपलब्ध कराएंगे। अगर 1 दर्जन या सैकड़ों होंगे तो इसका विकास किया जाएगा। समतल फर्श पर मेन फैन सोफे पर बैठकर ठंडी बियर पी रहा था। मैंने अपनी पोस्ट प्रलय के दिन प्रकट होने वाले असामान्य जीवों की पहचान को बड़ी खुशी के साथ शुरू किया, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत ही स्थिर हो गई। मैं काओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रलय के दिन असामान्य प्राणियों की पहचान करने के बारे में ऐसी बकवास पोस्ट करने की? यह मेरे समय की बर्बादी है। वह अब भी दुनिया पर राज करने के लिए घोड़े पर सवार है। मुझे लगता है कि वह बस एक गोद लिया हुआ छोटा बेटा है जो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इस दुनिया में इतनी बड़ी महाशक्ति है, वह झूठा कैसे हो सकता है? ताकत, सहनशक्ति, समझ, इससे ज्यादा पेचीदा और क्या हो सकता है? अगर सच में मैं हैंडस्टैंड कर रहा हूं और गिर रहा हूं तो मेरी इच्छा है कि पोस्टर लगाने वाला उसके पूरे परिवार को मार डाले और नीचे रहने वाले जो लोग उससे सहमत हैं वे एक चुने। ये पोस्ट काफी समय से दबी हुई है। कुल मिलाकर केवल 1 दर्जन संदेश हैं, जिनमें से सभी में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और वे सभी जानबूझकर अपमानजनक और भड़ास निकालने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। मेन फैन जानता था कि इस समय हर कोई डरा हुआ है और बहुत से लोगों को अपनी भड़ास निकालने की जरूरत है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह पोस्ट इतनी बुरी तरह से प्रतिक्रिया करेगी। क्या मेरे पोस्ट करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है? मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी और मैंने एक और पोस्ट वैसे ही पोस्ट कर दी। नतीजतन मुझे फिर से कुछ लोगों के समूह ने डांटा और मेरे उपनाम से ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी उन्हीं लोगों के समूह का हिस्सा हूं। इसे दोबारा तुमने ही लिखा है। क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? क्या तुम यहाँ मेरी पत्नी का समय बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो बाहर जाओ और एक मकड़ी ढूंढो और उसे तुम्हें काटकर मार डालने दो। मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। मैं खुद भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, भला तुम्हारे जैसे मूर्ख के हाथों पाले जाने के लायक कैसे हो सकता हूँ। बाह बाह बाह। ब्यूटी शेउटिंग नाम के इस व्यक्ति ने पोस्ट में 1 दर्जन से अधिक बार अपशब्दों का प्रयोग किया। ये स्पष्ट था कि वह बहुत आलसी और बहुत असंतुष्ट थी। ऐसा लगता है जैसे वह कह रहा हो, मैं दुखी हूं और बस अपना गुस्सा तुम्हारे सामने निकालना चाहता हूं। मेन फैन को जरा भी गुस्सा नहीं आया। वास्तव में ऐसे लोगों के लिए केवल 2 ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है कि आप कहीं फंस गए हो और समय बिताने के लिए आपके पास केवल मोबाइल फोन ही हो। दूसरा प्रकार यह है कि आप बिना कुछ खाए पिए प्यासे और थके हुए हैं, इसलिए आप अपना ध्यान भटकाने के लिए केवल अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रकार उपरोक्त दोनों का संयोजन है। मेन फैन ने जवाब दिया, क्या तुम किसी छोटी सी जगह में फंस गए हो और भूख से मर रहे हो, इसलिए समय बिताने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन का सहारा ले रहे हो?
वापस जाने से पहले सोच लो। मुझे लगता है तुम्हारे मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। 2 सेकंड से भी कम समय में तुरंत एक संदेश भेज दिया गया। क्या मैं तुम्हारे लिए दुनिया पर राज करने की योजना बनाऊंगा? मेंग फैन को लगा कि उसने सही अनुमान लगाया है। नन्ही परी ने रक्षा पंक्ति तोड़ दी है। आवासीय भवन की 18वीं मंजिल पर सुई यूटिंग गुस्से से उबल रही थी। इस खूबसूरत लड़की शियाओटिंग का अकाउंट है। अभी अभी वह मानव मकड़ी से बचने के लिए भाग रहा था और लू जियाकी द्वारा खींचे जाने पर वह 11वीं मंजिल से वापस 18वीं मंजिल के गलियारे तक भाग गया। मैं इतना थका हुआ था कि मेरी लगभग सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी और मैंने कल रात से पानी भी नहीं पिया था, इसलिए मैं पीड़ा से पागल हो रहा था। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना फोन चालू किया, लेकिन फिर से मिंग फैन की पोस्ट देखी और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कुछ ही समय बाद मैंने वही पोस्ट दोबारा देखी और फिर से कोसना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे काफी बेहतर महसूस हुआ, लेकिन मिंग फैन के अभी अभी दिए गए जवाब ने उसकी सारी हिचक तुरंत तोड़ दी। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मुझे तुम्हें डांटने क्यों नहीं देते? क्या तुम मर जाओगे? यह महिला इतने खराब मूड में है, फिर भी आप, एक वयस्क पुरुष, उससे बहस क्यों करना चाहते हैं? क्या ये थोड़ा सा सभ्य व्यवहार नहीं है? क्या मैं तुम्हें चोदूंगा, तुम हरामखोर जिसके न बाप है न माँ। सुई यूटिंग के पतले हाथ टाइप कर रहे थे और उसका सेल फोन टेलीग्राफ मशीन की तरह बज रहा था। वह मेंग फैन को अपने सबसे भयंकर शब्दों से कोसना चाहता था। यह सोचना भी मुश्किल था कि इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से ऐसे अश्लील शब्द निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने संपादन समाप्त किया और सेंड बटन दबाया, एक रिमाइंडर उसके सामने आ गया। सिस्टम ने पाया कि ब्यूटी शियाओटिंग ने अपमानजनक शब्दों का प्रकाशन किया और समाज के मूल मूल्यों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे 2 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि आप अपील करना चाहते हैं तो कृपया यहाँ क्लिक करें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या मुझे तुम्हें सिस्टम से बाहर निकाल देना चाहिए? तुम अभी उन लोगों की बोलने की आजादी में मदद क्यों नहीं कर सकते? तुम लोगों को धमकाते हो। दूसरी ओर मेंग फैन का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि आखिरकार किसी सामान्य व्यक्ति ने उसकी पोस्ट पढ़ी थी। मेंग पाई उपनाम वाली एक लड़की, इसे आपातकालीन भोजन के रूप में इस्तेमाल न करें, ने दबी आवाज में एक संदेश छोड़ा। क्या आप वास्तव में इन राक्षसों के बारे में जानकारी देख सकते हैं? यह अवतार हूबहू मेंग पाई की मूल आकृति है। मेंग फैन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, आप एक तस्वीर खींचकर भेज सकते हैं। मेरे द्वारा आपको जानकारी देने के बाद आप उसकी तुलना करके ये तय कर सकते हैं कि क्या ये वही है जो मैंने कहा है। बेशक मैं जानकारी की सटीकता की पूरी गारंटी देता हूं, लेकिन कम से कम इतना तो कह ही सकता हूं कि अगर मैं झूठा भी हूं तो भी फोटो खींचकर भेजने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लेकिन क्या मुझे तस्वीरें लेनी होंगी? मैं आपको इसका वर्णन कर सकता हूं। क्या आपको इस बात से असुविधा होगी कि मैं तस्वीर देखे बिना अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता? मेरे गलियारे में एक राक्षस है, लेकिन मुझे तस्वीरें लेने के लिए दरवाजा खोलना होगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। दरअसल दरवाजा खोलते ही उसे अचानक राक्षसों के हमले का डर सताने लगा था। बहुत ही उचित। आप पहले ये बता सकते हैं कि यह राक्षस कैसा दिखता है? खिड़की से गलियारे में एक लता चढ़ गई थी। उसके शरीर पर खून जैसे लाल निशान थे। मेरे पड़ोसी को तो वह घसीट कर ले गई थी। कुछ देर सोचने के बाद मेंग फैन ने इस चीज की पहचान कर ली। आप बेझिझक दरवाजा खोलकर तस्वीरें ले सकते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार की विकृत लता हो, वह एक निष्क्रिय शिकारी राक्षस है। वह केवल बढ़ती रहेगी और अपने क्षेत्र का विस्तार करती रहेगी। शिकार को पकड़ने के बाद वह उसके शरीर से सारा खून चूस लेगी। अगर आप इसके हमले की सीमा में कदम नहीं रखते हैं तो यह सुरक्षित है। आप दूर से तस्वीरें ले सकते हैं। इस कदम से एक बार फिर उपहास का माहौल बन गया। छोटी बच्ची, क्या तुम मूर्ख हो? तुमने सचमुच उसकी बात मान ली। मेरी बात सुनो और दरवाजा मत खोलो। अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम मर जाओगी। तुम घर पर क्यों नहीं छिप जाते? केवल एक मूर्ख ही उसकी तस्वीरें लेने के लिए दरवाजा खोलेगा। क्या वह जो कहने वाला है वह सच है? मैं उल्टा होकर गंदगी खाने वाला हूँ। ... फेंगहुआ समुदाय के पूर्वी क्षेत्र में एक किराए के मकान में यू एक सुआन अपने मोबाइल फोन को कसकर पकड़े हुए कांप रही थी। उसने अपने लंबे सफेद पैरों को गले लगाया हुआ था और वह घबराई हुई लग रही थी। उसे पता था कि मेंग फैन सही कह रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके पड़ोसी को घसीट कर ले जाया गया और उसका सारा खून निकाल लिया गया। अब वह शव कोने में पड़ा है और सुनहरी लता को जड़ जमाने के लिए मिट्टी बन गया है। दरवाजे पर फैली लता के बारे में अनुमान है कि वह रात तक उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो उसका हाल भी उसके पड़ोस में रहने वाली महिला जैसा हो सकता है। और कोई विकल्प नहीं है।
चैप्टर 57। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ताइवानी उपन्यास वेबसाइट धुए की स्थिति vkn.cm। यू यक्सुआन ने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला, अपना फोन आगे बढ़ाया और तुरंत एक क्लिक की आवाज के साथ उसे वापस अंदर खींच लिया। उस पर हमला नहीं हुआ था। उसे अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने फोटो को फोरम पर अपलोड कर दिया। मेंग फैन की अंतर्दृष्टि की दृष्टि ने तस्वीर देखते ही तुरंत जानकारी दे दी। नाम ब्लड स्कल वाइन। पहचान IV म्यूटेंट। स्तर 1। रेटिंग 2 सितारे। शारीरिक शक्ति 1 सितारा। मूल्यांकन 2 सितारे। विशेषताएं निष्क्रिय शिकारी उत्परिवर्ती। शिकार को पकड़ने के बाद यह उसके शरीर के तरल पदार्थों को चूस लेता है और अपने क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए मम्मी में जड़ जमा लेता है। इसमें पक्षाघातकारी विषाणु होते हैं, लेकिन यह मनुष्यों के लिए संक्रामक नहीं है। कमजोरी आग का डर। मूल्यांकन रक्त धुंध में पाए जाने वाले सबसे आम पादप उत्परिवर्तियों में से एक। ये लगातार चढ़कर अपने शिकार क्षेत्र का विस्तार करता है और शिकार पर घात लगाने के लिए अन्य उत्परिवर्ती पौधों के नीचे छिपना पसंद करता है। नया उत्परिवर्ती ब्लड स्कल वाइन खोजा गया है और इसे उत्परिवर्ती एटलस में शामिल किया गया है। समावेश सफल रहा। मेंग फैन थोड़ी उत्साहित थी और उन्होंने तुरंत तस्वीरें और जानकारी पोस्ट कर दी। सामग्री उपलब्ध कराने वाले पहले व्यक्ति के रूप में मेंग फैन ने विचारशीलतापूर्वक रणनीति पद्धति को एक लाभ के रूप में भी भेजा। खून से लथपथ खोपड़ी की लता द्वारा पूरी तरह से चूस लिया गया शव सूखी घास की तरह आसानी से जल जाता है। बस शव को वहीं जला दो जहां से वह जड़ पकड़ चुकी है। खून से लथपथ खोपड़ी की लता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यू यक्सुआन उत्साहित तो थी, लेकिन साथ ही डरी हुई भी। लेकिन मैं इसे प्रज्वलित कैसे करूं? इसकी लताएं तो फर्श और दीवार को पूरी तरह से ढक चुकी है। कपड़ों को पट्टियों में काटें और उन्हें एक छड़ी के चारों ओर लपेटें। घर पर इसे खाना पकाने के तेल में भिगोएं और मशाल बनाने के लिए इसे जलाएं। जब तक आपके हाथ में मशाल है, खून से लथपथ खोपड़ी वाली बेल हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। जब आप उसके करीब पहुंचे तो लाश के पास एक मशाल फेंक दें और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यू यक्सुआन का सुंदर चेहरा विस्मय से भर गया। उसने सचमुच अपने लिए इतनी विस्तृत रणनीति का सुझाव दिया। जून लिन, तुम बहुत ज्यादा विचारशील हो। बहन थोड़ी शर्मिंदा हो गई। एक बात और 2 बातें। यू यक्सुआन ने तुरंत निर्देशानुसार 2 मशालें जलाईं। सावधानी से गलियारे में चलकर उसने दीवार पर लगी रक्त खोपड़ी की बेल के पास एक मशाल रख दी। रक्त खोपड़ी वाली बेल ने तुरंत सरसराहट की आवाज की, मानो वह आग की लपटों से डर गई हो, और तेजी से पीछे हट गई, जिससे वह बड़ा क्षेत्र खाली रह गया जहां वह पहले रेंग रही थी। जुनलिन ने जो कहा वह सच था। ये वाकई कारगर साबित हुआ। यू यक्सुआन उत्साहित था। उसने मशाल लहराकर खून से लथपथ खोपड़ी की लताओं को पीछे धकेला और लाश के करीब पहुंचकर उसने अंत में मशाल को दूर फेंक दिया। मशाल लाश के पास गिरी और तुरंत ही लाश और खून से लथपथ खोपड़ी की लताओं में आग लग गई और सभी खून से लथपथ खोपड़ी की लताएं बेतहाशा मुड़ने लगीं। लेकिन वे सूखे थे और आग की लपटों को रोकने में बिल्कुल असमर्थ थे। पलक झपकते ही खून से लथपथ खोपड़ी की लताओं का ये गुच्छा पूरी तरह से आग की लपटों में समा गया। फोरम पर अभी हाल ही में इस पोस्ट की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई है और बहुत से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। लेकिन उपहास की आवाज बनी रही। विशेषकर मेंगपाई को आपातकालीन भोजन के रूप में उपयोग न करें वाली बात लंबे समय तक गायब रही और फिर कभी दिखाई नहीं दी, और उपहास की लहर और भी तीव्र होती चली गई। देखो, मैंने कहा था कि यह कमीनी झूठी है, इसे जाने मत दो। मुझे लगता है कि यह छोटी बच्ची मर चुकी है। कितना बड़ा पाप है। वह छोटी बच्ची कितनी दयनीय है। जुनलिन तियानिक्सिया, तुम एक जल्लाद हो। सुई यूटिंग हंसते हंसते पागल हो गई। बेशक वह अनुपस्थित नहीं हो सकती थी। हालांकि उसका खाता प्रतिबंधित था, वह लू जियाकी के मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक नया खाता पंजीकृत कर सकती थी। इस बार उसका उपनाम परी शियाओटिंग था और वह उसे डांटने में बहुत खुश थी। परी शियाओटिंग, तुम एक नीच, झूठे, हत्यारे, निकम्मे हो। तुम्हें जीवन में कभी 4 वक्त का खाना नहीं मिलेगा। तुमने उस बहन की हत्या की है। जल्दी से मर जाओ और माफी मांग लो। जब वह उसे डांट रही थी तभी अचानक एक संदेश सामने आया। मेंगपाई बुयो आपातकालीन भोजन, धन्यवाद छोटे भाई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अभी भी जिंदा। पल भर में सभी उपहास भरी आवाजें अचानक बंद हो गईं और सुई यूटिंग का चेहरा अविश्वास से भर गया। परी शियाओटिंग, तुमने मरने का नाटक क्यों किया? मेंगपाई बुयो इमरजेंसी फूड हूँ। तुम मरने का नाटक करोगे? तुम तो मरने ही वाले हो। मैंने थोड़ा और समय बिताया और अपने छोटे भाई द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार गलियारे में मौजूद सभी रक्त खोपड़ी वाली लताओं को जला दिया। गलियारा अब न केवल सुरक्षित है, बल्कि अवशोषित ऊर्जा ने मुझे सफलतापूर्वक जागृत होने में भी मदद की। अब मैं भी एक जागृत करता हूँ। उसने एक इमोजी भी भेजा।
मेन गुट के एक गर्वित सदस्य ने अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव लिए हुए अपने हाथ कमर पर रख लिए। पूरी तरह जल गया। जागृत, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन लोगों ने अभी अभी मेन फैन का मजाक उड़ाया था वे सभी अवाक रह गए। मेजबान झूठा नहीं है, वह सचमुच नौकरी करता है। आजकल किसकी बिल्डिंग में कुछ राक्षस नहीं होते। उन्हें मारना न केवल आपको सुरक्षित बनाता है बल्कि आपको जागृत भी करता है। फ्लेम अवेकनर का पद अब फोरम के शीर्ष पर है। कितने लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। आज के समय में जागरूकता फैलाने वाला कौन नहीं बनना चाहता। भाई, मैं अभी आपके लिए एक तस्वीर खींच लेता हूँ। कृपया मुझे कुछ रणनीति संबंधी सुझाव दीजिए। भाई जुनलिन, मेरे दरवाजे पर कुछ गंदी चीजें पड़ी हैं, इसलिए मैं इसे आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। जुनलिन, तियांशिया कमाल का है। अब से तुम मेरे असली भाई होगे। असंख्य लोग अपने आसपास के उत्परिवर्तियों को खोजने के लिए दौड़ पड़े। व्यंग्यपूर्ण स्वर गायब हो गए थे और सभी स्वर प्रशंसा में बदल गए थे। बेशक ये पूरी तरह से चापलूसी नहीं थी, क्योंकि एक और समूह था जो मेन फैन को परी शेआउटिंग को डांटने में मदद कर रहा था। तू कहां से आई है कुतिया? तूने मुझे लगभग मुसीबत में डाल ही दिया था। तू कुतिया, तुझे ही मरना चाहिए। उस पर ध्यान मत दो मालिक। ये कुतिया तो आपके कुत्ते के लायक भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो। वो शायद बस एक 200 पाउंड की शॉर्टपुट वाली लड़की है। अगर उसे बॉयफ्रेंड नहीं मिलता तो वो उसे मजबूर करके इंटरनेट पर बकवास फैलाएगी। और वो आदमी कहाँ है जिसने कहा था कि वो सिर के बल खड़ा होकर गंदगी खाएगा? मेरे लाइव प्रसारण के लिए बाहर आओ। अब जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे तुम्हारे ट्रैफिक की जरूरत नहीं है। वे सभी मेन फैन को खुश करना चाहते थे और उसे इतना डांटते थे कि वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। या यूं कहें कि इंटरनेट उपयोगकर्ता हमेशा से ही बहुत प्रतिस्पर्धी रहे हैं। सुई यूटिंग पागल हो रही थी। आखिर वो राजसी परीटिंग इतनी क्रोधित कब हुई थी? तुम सब सीमा के गैजेट्स हो। केवल 2 खंडन। सिस्टम ने पाया कि सुंदर परी शेआउटिंग ने अपमानजनक शब्दों का प्रकाशन किया और समाज के मूल मूल्यों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे 2 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसके सामने दुर्व्यवहार जारी रहा, लेकिन वह मूक हो गया और केवल खुद को एक तरफा डांट खाते हुए देखता रहा। यह एहसास ऐसा है जैसे आपके पेट में गंदगी का एक बड़ा गोला हो और फिर पता चले कि किसी ने आपके नितंबों को सीमेंट से भर दिया है। यह भयानक है। यहाँ तक कि उनके निजी संदेशों की भी बाढ़ आ गई और कई लोग उनके परिवार को हार्दिक बधाई देने आए। बेबी, गुस्सा मत करो। लू जियाकी ने हमेशा की तरह जल्दी से उसे दिलासा दिया, लेकिन सुई यूटिंग ने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? स्नैप स्नैप स्नैप। चेहरे पर एक थप्पड़, इधर उधर झुकना और लू जियाकी के चेहरे पर सारा आक्रोश झलक रहा था। लू जियाकी दुखी दिख रही थी और उसने कमजोर आवाज में कहा, बेबी, उन्होंने मुझसे सिर के बल खड़े होकर गंदगी खाने को कहा। मेरी हिम्मत कैसे हुई अपना सिर दिखाने की? उद्धरण चिन्ह ... क्या वह व्यक्ति तुम्हारा तुरही है? इसमें तुम्हारी भी गलती है। स्नैप। प्रलयकारी असामान्य जीवों की पहचान शीर्षक वाली पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और इसकी लोकप्रियता अकल्पनीय गति से बढ़ गई। महज 10 मिनट में इसने उस व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया जिसने अपनी कला का प्रदर्शन किया था और रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई। बड़ी संख्या में पीड़ित लोग देखने आए। कई लोगों ने तस्वीरें ली और उन्हें पोस्ट के नीचे साझा किया ताकि वे उस राक्षस के गुणों और आदतों को समझ सके और मदद मांग सके। लेकिन अब और भी लोग डाकघर में डेरा डाले हुए हैं। मेन फैन द्वारा प्रकाशित हर राक्षस संबंधी जानकारी की जांच कर रहे हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें। आखिरकार यह उसके निजी जीवन का मामला है और हो सकता है कि वह किसी समय इसका उपयोग कर सके। जून लिन तियांशिया का नाम अचानक घर घर में जाना जाने लगा। कुछ अन्य लोगों ने मेन फैन के मोबाइल फोन की संपर्क जानकारी मांगी और ऑफलाइन दोस्ती विकसित करना चाहा। उनमें से कई खूबसूरत महिलाओं ने मेन फैन को निजी संदेश भेजे। आकर्षक काली स्टॉकिंग्स और खूबसूरत टांगों की अनगिनत तस्वीरें थीं, जिनमें उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश की गई थी। कई तस्वीरों में काली स्टॉकिंग्स में खूबसूरत टांगें लगभग स्क्रीन के बाहर मेन फैन के मुंह तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जब तक मेन फैन उनकी मदद करता रहेगा, तब तक कोई अजीबोगरीब मोड सक्रिय हो सकता है। मेन फैन ने सिगरेट जलाए और सोफे पर बैठ गई। धिक्कार है, ये तो बिल्कुल रखेल चुनने जैसा लग रहा है। इतना ठंडा। इनमें से कुछ वाकई बहुत अच्छे लक्ष्य हैं। यह अफसोस की बात है कि मेन फैन की अभी तक बाहर जाने की कोई योजना नहीं है और अधिकांश लोग मेन फैन के साथ एक ही जगह पर नहीं है। अगर आप इसका आनंद नहीं ले सकते तो सब व्यर्थ है। असली फायदे ही सबसे महत्वपूर्ण है। सभी के प्रयासों से मेन फैन केवल 1 घंटे में मनुष्यों से लेकर पौधों, कीड़ों और जानवरों तक 30 से अधिक प्रकार के नमूने एकत्र करने में सक्षम रहा।
मेन फैन को पता था कि काम लगभग पूरा हो चुका है। दुनिया का अंत अभी शुरू ही हुआ है और कई उत्परिवर्ती अभी प्रकट नहीं हुए हैं। इस चरण में लगभग सभी उत्परिवर्ती शामिल हैं। हालांकि दुर्लभ स्तर के उत्परिवर्ती दोबारा नहीं देखे गए, लेकिन केवल दुर्लभ स्तर के उत्परिवर्ती ही पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। डिंग, ये पता चला है कि उत्परिवर्ती चित्रों में शामिल उत्परिवर्ती जीवों की संख्या 20 से अधिक हो गई है और उन्हें जूनियर उत्परिवर्ती चित्र संग्राहक की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सिस्टम जल्द ही पहले चरण का चित्र संग्रह पुरस्कार जारी करेगा। पुरस्कार वापस लिए जा रहे हैं। चैप्टर 58। मास्टर को बधाई, आपको एक वास्तविक फल प्राप्त हुआ। स्टेमिना फ्रूट, यह उपयोगकर्ता के शारीरिक गुणों में थोड़ा सुधार कर सकता है। शारीरिक फिटनेस जितनी खराब होगी, इसे लेने के बाद सुधार उतना ही अधिक स्पष्ट होगा। हालांकि एक ही शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले फल का बार बार सेवन करने से इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। विशेषता फल, मेन फैन की आंखें चमक उठी। ये लिखते समय मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम ताइवान नोवेल नेटवर्क 2on.com को याद रखेंगे। पिछली बार पावर ग्रेप ने मेरी शक्ति में पूरे 3 स्टार की वृद्धि की थी। बुरा नहीं, सिस्टम ने मुझे वाकई में सब कुछ अच्छा दिया। उस खाली जगह में एक अतिरिक्त छोटी स्ट्रॉबेरी है जो शारीरिक शक्ति का फल है। मेन फैन ने खुशी खुशी बियर पी और वापस अपने बेडरूम में चली गई। चेन याओ बिस्तर पर सिमट कर लेट गई। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, मानो बर्फ जैसे सफेद गद्दे पर एक खिलता हुआ फूल हो। मेन फैन ने उसे गोद में उठाया और कहा, अपना मुंह खोलो और कुछ स्वादिष्ट खाओ। नहीं, मैंने इसे अभी खाया है, इसलिए आप इसे मत खाए। चेन याओ ने अपने दांत कसकर भींच लिए और मुंह खोलने से इनकार कर दिया। मेन फैन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या उस नन्ही सी प्यारी बच्ची को लगा था कि उसे ओरल सेक्स मिलेगा? क्या आप उसी तरह के व्यक्ति हैं? इसके अलावा अगर आप वाकई में मजे करना चाहते हैं तो चुप रहने का क्या फायदा? गड़बड़ मत करो, ये बढ़िया चीज है। चेन याओ ने धुंधली आंखों से अपनी आंखें खोली और मेन फैन को तब तक ध्यान से देखती रही जब तक कि उसने उसके हाथ में असली स्ट्रॉबेरी नहीं देख ली। ओह, आपका मतलब इसे खाने से है? नहीं तो जल्दी खा लो। शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली स्ट्रॉबेरी खाने के बाद चेन याओ ने तुरंत महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति में काफी सुधार हुआ है और उसकी पहले की थकान भी काफी कम हो गई है। शारीरिक विशेषता में सीधे 1 स्टार की वृद्धि होती है। देवी एक शक्तिवर्धक फल ग्रहण करती है, 10,000 गुना प्रतिफल प्रभाव को सक्रिय करती है और 10,000 शक्तिवर्धक फल प्राप्त करती है। मेन फैन मुस्कुराया और उसने स्ट्रॉबेरी से भरा एक बड़ा गमला निकाला। आज रात खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, चलो खाते हैं। चेन याओ भी जानती थी कि यह एक अच्छी बात है और दोनों दिखावा करने के लिए बिस्तर के बगल में उखड़ू बैठ गए। स्टेमिना स्ट्रॉबेरी का स्वाद बेहद मीठा है। इसे काटते ही ऐसा लगता है मानो मुंह में धमाका हो गया हो। साथ ही इसमें क्रीम की ऐसी खुशबू है कि आपका मन करता है कि आप इसे खाना बंद ही न करें। ठीक उसी तरह जैसे पावर ग्रेप्स में होता है, भले ही भविष्य में इसका उठाने वाला प्रभाव खत्म हो जाए, फिर भी इसे रखना और सीधे फल के रूप में खाना बहुत अच्छा है। अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए सहनशक्ति बढ़ाने वाला फल खाएं। घोषणा की आवाज जारी रही। 3 बड़े कटोरे खाने के बाद दोनों को लगभग उल्टी आ गई। स्ट्रॉबेरी का शारीरिक प्रभाव खत्म होने तक वे खाते रहे। सभी की शारीरिक शक्ति में 3 स्टार का सुधार हुआ है। मेन फैन की शारीरिक शक्ति 8 स्टार तक पहुंच गई और चेन याओ की शारीरिक शक्ति भी 6 स्टार तक पहुंच गई। शारीरिक शक्ति का तात्पर्य स्वयं को ठीक करने की क्षमता, सहनशक्ति और आत्मरक्षा से है। मेन फैन बिस्तर से उठा, अपनी कमीज उतारी और शीशे के सामने खड़ा हो गया। एक महिला के रूप में चेन याओ के शरीर के आकार में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन मेन फैन के 8वें स्टार बनने के बाद उनका पूरा शरीर लंबा हो गया। मांसपेशियां अधिक मजबूत और सुडौल हो गईं, मानो ग्रीक मूर्तियों की तरह शक्तिशाली हो। उसने एक फल काटने वाला चाकू निकाला और अपनी बांह पर वार कर दिया। केवल एक सफेद निशान ही बचा था। निर्मम हृदय से उसने फल काटने वाले चाकू को कसकर पकड़ा और अपनी बांह पर जोर से वार किया। अरे पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? चेन याओ चौंक गई। फल काटने वाले चाकू ने उसकी बांह में छेद कर दिया, लेकिन मेन फैन दिल खोलकर हंसा। आपको पता होना चाहिए कि यह ताकत मेन फैन के लिए मानव मकड़ी की सबसे कठोर खोपड़ी में फल काटने वाले चाकू को घुसाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जब यह उसकी बांह में घुसता है तो चाकू की केवल नोक ही मांसपेशियों में फंस जाती है। यह बचाव बेहद निंदनीय है। मेन फैन को तो यह भी संदेह था कि अगर वह मानव मकड़ियों के सामने खड़ा हो जाए और उन्हें उसे काटने दे, तब भी ये राक्षस उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगे। छी! फल काटने वाला चाकू बाहर निकाल ले और 1 मिनट से भी कम समय में घाव स्पष्ट रूप से ठीक हो जाएगा। स्वयं को ठीक करने की इसकी क्षमता भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। यह 8 स्टार शारीरिक शक्ति का प्रभाव है।
मेन फैन अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने के लिए लगातार अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और बहुत संतुष्ट था। चेन याओ की आंखों में भी आश्चर्य के भाव थे। पहले की थकान गायब हो गई और अब वह ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रही थी। अम्लीय वर्षा समाप्त हो जाने के बाद रक्त की धुंध की संक्रामकता तुरंत सामान्य स्तर पर आ जाएगी। कमजोर लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग अब इसका प्रतिरोध कर सकते हैं। इस तरह की रक्षात्मक रणनीति के साथ मेन फैन को लगा कि वह बाहर जाने की कोशिश कर सकता है। उत्परिवर्ती जीवों का शिकार करने से सिस्टम को लेवल 2 तक तेजी से पहुंचने में मदद मिल सकती है। मेन फैन ने अगली मंजिल पर लगे निगरानी कैमरे को चालू किया और हर मंजिल को स्कैन किया। सभी मानव मकड़ियां खून की धुंध में पीछे हट गई हैं और वे उन जगहों पर लगभग अदृश्य हैं जहां खून की धुंध नहीं फैली है। नीचे छिपे हुए निवासियों को ये बात पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन इस समय कुछ ही लोगों में बाहर निकलने का साहस था। लेकिन तीसरी मंजिल पर स्थिति अलग है। खूनी धुंध उमड़ पड़ी और दृश्य दूरी सीधे लगभग 10 तक कम हो गई। गलियारे की रोशनी दूर भूतों की तरह मंद पड़ गई। नीचे की दूसरी और पहली मंजिल पर कोहरा और भी घना है, लेकिन तीनों मंजिलें शांत थीं और मानव मकड़ी का कोई निशान नहीं था। जब तक भूमिगत पार्किंग स्थल की निगरानी चालू नहीं हो जाती, मानव मकड़ियों की विशिष्ट गर्जना एक बार फिर बड़ी संख्या में सुनाई दी। अंतर्दृष्टि की आंख के माध्यम से मेन फैन दूर से रक्त की धुंध के पीछे जमीन पर लेटे हुए कई मानव मकड़ियों की धुंधली छाया देख सकता था, जो चुपचाप और लयबद्ध रूप से सांस ले रहे थे। चेन याओ मेन फैन के कंधे पर इतनी घबराई हुई थी कि वह हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अपनी सांस रोकते हुए उसने पूछा, क्या तुम सचमुच खून के धुंध में गहराई तक जाना चाहते हो? हाँ, मेन फैन ने सिर हिलाया। प्रलय के शुरुआती दिनों में मानव मकड़ी सबसे अच्छे उत्परिवर्ती होते हैं जिन्हें मारना चाहिए। मेरे उपकरणों के साथ ये लोग हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मेन फैन की योजना पहले पूरी इमारत को खाली करने की है और फिर इसके आधार पर बाहर की ओर विस्तार जारी रखने की है। इस समय चेन याओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। हनी, जल्दी से कैमरे की तरफ देखो। कैमरे के सामने खून की धुंध अचानक ऊपर की ओर उठी, मानो पास में ही कोई बड़ी चीज गुजरी हो, जिससे खून के रंग की धुंध का एक उग्र प्रवाह शुरू हो गया हो। लेकिन दृश्य दूरी बहुत कम है और कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। एक ही समय में कई चीखें सुनाई दी। मौन में लौट आओ, यह क्या है? क्या ये भी एक इंसान मकड़ी है? चेन याओ ने हैरानी से पूछा। मेन फैन ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि वह दूरी अंतर्दृष्टि की आंख की दृश्य सीमा से परे थी और कोई भी जानकारी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकती थी। लेकिन रक्त के धुंध के पैमाने को देखते हुए मेन फैन को हमेशा लगता था कि यह आदमी एक मानव मकड़ी से कहीं अधिक शक्तिशाली है, बहुत बड़ा। इसी दौरान मेन फैन ने वहां अभी अभी पड़े हुए कुछ मानव मकड़ियों को भी देखा। गया एक खामोश रात। जब मैं अगली सुबह उठा तो मेन फैन नाश्ते के बाद पहले ही निकल चुका था। बुलेट प्रूफ हेलमेट, बायोकेमिकल गैस मास्क, बॉडी आर्मर, आर्म गार्ड, शोल्डर गार्ड और लेग गार्ड सभी उपलब्ध हैं। कमर पर बेरेटा पिस्तौल और जांघों के बाहरी हिस्से पर 2 टाइगर कृपाण से लैस, वह पूरी तरह से हथियारों से लैस है। उसके हाथ में एक संशोधित क्लासिक रेमिंगटन M870 शॉटगन है, जिसमें अधिकतम 12 राउंड गोला बारूद भरा जा सकता है और इसकी प्रभावी मारक क्षमता 100 मीटर है। रक्त के धुंध में इसकी प्रभावी मारक क्षमता और मारक क्षमता आधे से भी अधिक कम हो जाती है। धुंधली दृष्टि वाले रक्त के कोहरे में असॉल्ट राइफलों जैसे सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का उपयोग करना मुश्किल है, लेकिन शॉटगन निश्चित रूप से उपयोगी है। एक ही वार में तुम जो कुछ भी हो, मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। मैं पहले नीचे जाकर यह सुनिश्चित कर लूंगा कि कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद ही मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। तुम ये दोनों बंदूकें आत्मरक्षा के लिए अपने पास रखो। ठीक है पतिदेव, सावधान रहना। मेन फैन ने सीढ़ियों के ऊपर स्थित मिश्र धातु से बने अलगाव के दरवाजे को खोला और सबसे पहले उसने घनी आबादी वाले शवों को देखा। कंकाल आपस में उलझे हुए थे, मांस और खून हर जगह उड़ रहे थे और विस्फोट के बाद दीवारों और छत पर सड़ा हुआ मांस चिपका हुआ था। अनगिनत मच्छर और नाखून के आकार की मक्खियां लाश के चारों ओर दौड़ रही थी और सफेद मक्खी के लावा सड़े हुए मांस में घुसकर उसे कुतर रहे थे। ये सैकड़ों मानव मकड़ियां थीं जिन्हें चेन याओ ने ग्रेनेड से मार डाला था। विस्फोट से नष्ट हुए शवों ने मच्छरों और मक्खियों को आकर्षित किया और पूरे गलियारे को अवरुद्ध कर दिया। एक सामान्य व्यक्ति तो तुरंत उल्टी करने लगेगा। जिस शव को सड़ने और कीड़े मकोड़ों से भर जाने में पहले कई दिन लगते थे, वह अब महज आधे दिन में ही बदबूदार हो गया था। रक्त की धुंध छाने के बाद की दुनिया ऐसी ही है। बस जीवित मनुष्यों के प्रकट होते ही ये कीड़े पागलों की तरह मेन फैन की ओर दौड़ पड़े। वे भी संक्रमित होकर उत्परिवर्तित हो गए थे और मनुष्यों को खाने वाले विकृत मच्छरों और मक्खियों में बदल गए थे। लेकिन उनके काटने से मेन फैन की त्वचा पर खरोंच तक नहीं आई।
मेन फैन पहले से ही तैयार था, उसने काफी मात्रा में पेट्रोल डालकर अंत में आग लगा दी थी। भन भनाहट 100 से अधिक शवों को आधार बनाकर बनाया गया कीड़ों का घोंसला एक आपदा का शिकार हो गया और आग की लपटों ने गलियारे में मौजूद सभी मच्छरों और मक्खियों को मिटा दिया। रक्त की धुंध लगातार मेन फैन के शरीर में समाती जा रही थी, जिससे सिस्टम की प्रोग्रेस बार में थोड़ा और इजाफा हो रहा था। कुछ न होने से तो बेहतर है। मुझे नतीजे पढ़ने में बहुत आलस आ रहा है। खैर, आग को फैलने से रोकने के लिए एक अलग दरवाजा लगा है, इसलिए ये कीड़े धीरे धीरे मर जाएंगे। मेन फैन सीधे नीचे चली गई, लेकिन नीचे का दृश्य किसी नरक के समान था। हर जगह गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थे और दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान निवासियों के हताश प्रतिरोध की गवाही दे रहे थे। रास्ते में किसी को भी जीवित नहीं देखा गया, और अगर कोई था भी तो वे सभी बड़े डुप्लेक्स में छिपे हुए थे और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जल्द ही मेन फैन चौथी मंजिल की सीढ़ियों पर आ गया और वह नीचे उतरकर तीसरी मंजिल पर जा सकता था। खून की धुंध बाढ़ की तरह थी और सीढ़ियां खून की धुंध में नीचे की ओर जाती रही जब तक कि वे गायब नहीं हो गईं। इसी समय बगल वाले दरवाजे के पीछे से अचानक एक आवाज आई, भाई नीचे मत जाओ, वे सब नीचे गिर चुके हैं, तुम मर जाओगे। चैप्टर 59। कमरे के अंदर टोंग लू घबराए हुए चेहरे के साथ दरवाजे पर लेटी हुई थी। कल अचानक अम्लीय वर्षा हुई और कई घायल लोग रोते बिलखते चौथी मंजिल के गलियारे में भाग आए। उसने तुरंत घर में रखी दवाइयां निकाली ताकि घायलों को उनके घावों का इलाज करने में मदद मिल सके। लेकिन अचानक हुए संक्रमण और उत्परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। जब घायल व्यक्ति मानव मकड़ी में परिवर्तित हो गया तो टोंग लू संयोगवश दवा लेने घर गई हुई थी, इसलिए वह बच गई। लेकिन अभी अभी टोंग लू ने एक सेस कंट्रोल कैमरे से मेन फैन को दरवाजे के पास से गुजरते हुए देखा और वह सहज रूप से उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। दरवाजे के बाहर मेन फैन रुक गया। मुझे धुंधला सा याद है कि इस घर में 2 बहनें रहती हैं। छोटी बहन का नाम टोंग लू है और वह नज है। बड़ी बहन क्या काम करती है मुझे नहीं पता। वह बहुत कम ही घर लौटती है, और अगर लौटती भी है तो खुद को पूरी तरह से लपेटे रहती है और पड़ोसियों को नमस्कार भी नहीं करती। क्या एक नर्स $30 मिलियन का डुप्लेक्स फ्लैट खरीद सकती है? लेकिन ये किसी और का रहस्य है और मेन फैन का इरादा दूसरे पक्ष की पहचान जानने का नहीं है। कम से कम इस मामले में वह खुद को याद दिला सकती है, जिसका मतलब है कि ये बहनें बुरी नहीं है। धन्यवाद, लेकिन मुझे कुछ काम करने हैं। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने घर में लोगों की मौजूदगी को उजागर न करें, खासकर इसलिए क्योंकि आप एक महिला हैं। इतना कहकर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया और जल्दी से खून के धुंध में गायब हो गया। ... खून की धुंध की जानी पहचानी नम और तीखी गंध उसके मुंह और नाक में भर गई और एक चिपचिपा एहसास हुआ, मानो वह पानी के नीचे चल रहा हो और उसकी हर हरकत में स्पष्ट रूप से प्रतिरोध महसूस हो रहा था। सीधे भूमिगत पार्किंग स्थल एरिया तक उस गर्जना से उसके कान गूंज उठे। जब अंतर्दृष्टि की आंख सक्रिय हुई तो न केवल उसे अपनी मानसिक शक्ति की खपत का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि ऊर्जा का एक तेज प्रवाह सीधे उसके सिर की ओर दौड़ा, जिससे मेन फैन की पूरी आत्मा मर गई। ये चेन याओ ही था जिसने मेन फैन के निर्देशों का पालन किया और 10,000 गुना वापसी शुरू करने के लिए पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र को सक्रिय कर दिया था। अब मेन फैन अंतर्दृष्टि की आंख का इस्तेमाल बिना किसी हिचक के कर सकता है। भूमिगत की पहली मंजिल पर खून की धुंध 10 मीटर से भी कम है। यद्यपि आई ऑफ इनसाइट को चालू करने के बाद दृश्यमान दूरी में कोई बदलाव नहीं होता है, फिर भी दूर स्थित विभिन्न राक्षसों की स्थिति और रूपरेखा को धूसर पीले या लाल प्रकाश के माध्यम से धुंधला सा देखा जा सकता है। बस काफी है। उनके सामने जमीन पर कई मानव मकड़ियां पड़ी थीं, जो हल्के नारंगी लाल प्रकाश में लिपटी हुई थीं, जिससे संकेत मिलता था कि वे हमला करने की पहल करेगी, लेकिन वे मेन फैन के लिए लगभग कोई खतरा नहीं थी। उन्होंने अभी तक मेन फैन को नहीं खोजा था और वे एक समूह में जमीन पर लेटे हुए कुछ कुतर रहे थे। लाल रोशनी में लिपटी सामान्य रूपरेखा से मेन फैन समझ गया कि यह एक और बदकिस्मत मानव मकड़ी होनी चाहिए। उत्परिवर्तियों की दुनिया में कमजोर केवल बलवानों का भोजन बन सकते हैं। वह चुपचाप पास आया। उसने गोली नहीं चलाई बल्कि एक ग्रेनेड निकाला। उसने सेफ्टी लॉक खोला और करवट बदलकर चौकोर खंभे के पीछे जल्दी से छिप गया। खून के धुंध में ध्वनि संचरण भी काफी हद तक बाधित हो गया था। 5 मानव मकड़ियों ने ग्रेनेड के पास आने तक हलचल नहीं सुनी और अचेतन रूप से उस जगह पर झपट पड़े जहां से आवाज आई थी। 5 मानव मकड़ियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। विस्फोट ने तुरंत आसपास के मानव मकड़ियों को आकर्षित किया। अंतर्दृष्टि की दृष्टि के तहत बड़ी संख्या में मानव मकड़ियों को यहां एकत्रित होते देखा जा सकता था। मानव मकड़ी के क्षत विक्षत शवों को देखकर संदिग्ध बुद्धि वाले इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि उनके साथी क्यों मरे, बल्कि उन पर टूट पड़े और उन्हें खा गए।
चौकोर खंभे के पीछे मेन फैन ने अपने हाथ में भरे हुए उच्च विस्फोटक ग्रेनेड निकाले। बूम! लगातार हुए विस्फोट में 20 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन मेन फैन ने भी अपनी स्थिति का खुलासा कर दिया और बचे हुए लोग मेन फैन की ओर उमड़ पड़े। अंतर्दृष्टि की आंख नीचे एक चमकीली लाल राक्षसी आकृति तेजी से पास आ रही है और जो भी इस दृश्य को देखेगा वह तुरंत डर से मर जाएगा। शुरुआत की बात याद करते हुए मेन फैन इन लोगों से टकराने पर लगभग मौत से डर गया था, लेकिन अब स्थिति अलग है। क्लिक करें। स्टार्टर बोल्ट को जोर से खींचते हुए मेन फैन के होंठ उत्साह से ऊपर उठ गए। चलो, वध का समय मुबारक हो। भूमिगत पार्किंग स्थल के एरिया ए के दूसरे छोर पर खून के धुंध में 3 बलवान पुरुष सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। सभी ने 3 परतों वाला मेडिकल सुरक्षात्मक मास्क पहन रखा था और उनके हाथों में मौजूद बड़े रेंच और लोहे की छड़ें खून से सनी हुई थी। बाहों को भारी किताबों और टेप से लपेटकर साधारण सुरक्षा कवच बनाया गया था। ये कैसी आवाज है? जू फुगुई ने अचंभित होकर कहा। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। वांग वेई ने भी सिर हिलाया। अचानक हुई आवाज से वे चौंक गए, लेकिन खून के धुंध में ध्वनि संचरण काफी समय से बाधित था, इसलिए वे यह नहीं बता सके कि यह विस्फोट था या टक्कर। हो सकता है किसी ने देखा हो कि बारिश रुक गई है और वह गाड़ी चलाना चाहता हो, लेकिन अंत में खंभे से टकरा गया हो। वे तीनों चोर थे और वे जानते थे कि फेंगहुआ समुदाय का पश्चिमी क्षेत्र धनी लोगों से भरा हुआ है, इसलिए वे बड़ी दौलत कमाने के लिए चुपके से अंदर घुसना चाहते थे। परिणाम स्वरूप अम्लीय वर्षा ने उन्हें समुदाय में ही फंसा लिया। वे ऊपर बिजली वितरण कक्ष में छिप गए और 2 दिन तक भूखे रहे। अगर वे उसे नीचे ले जाते तो मर जाते। उन्होंने इंटरनेट पर जागृत लोगों की खबरें देखी। कुछ लोगों ने राक्षसों को मारकर जागृति प्राप्त की और कुछ लोग रक्त के कोहरे में चुपके से घुस गए और कुछ ही सांसों के बाद अप्रत्याशित रूप से जागृत हो गए। वैसे भी उनकी मौत तो होनी ही थी, इसलिए तीनों ने बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वे सचमुच भाग्यशाली थे, इसलिए उन्होंने कुछ अकेले मानव मकड़ियों को मार डाला और उन्हें लगा कि मानव मकड़ियां बस ऐसी ही होती हैं। रक्त की धुंध को अवशोषित करने के बाद उनकी शारीरिक क्षमता में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ और वे अधिक साहसी हो गए। अम्लीय वर्षा के कारण वे बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन वे भूमिगत गराज के माध्यम से अन्य इमारतों तक पहुंच सकते थे। अब अचानक हलचल हुई। अगर कोई सचमुच गाड़ी चलाकर जाने वाला था, तो उसके पास रास्ते में खाने के लिए पर्याप्त भोजन होना चाहिए। इसे ले लो। यह विचार तीनों लोगों के मन में कौंध गया। चलिए जाकर देखते हैं। जू फुगुई का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। वांग वेई थोड़ी चिंतित थी, लेकिन अगर कोई आ जाए तो क्या होगा? गंदगी से मत डरो। चश्मे पहने लियू वैंडोन की बाघ जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। अगर वो आज्ञाकारी हुआ तो हम उसे लूटकर चले जाएंगे। अगर वो आज्ञाकारी नहीं हुआ तो हम उसे जान से मार देंगे। यहाँ किसी को नहीं पता कि यह हमने किया था। ... रक्त के धुंध में लड़ने की सबसे भयावह बात यह है कि दृश्य दूरी बहुत कम होती है और छिपे हुए दुश्मन अचानक किसी भी कोण से प्रकट हो सकते हैं। लेकिन अंतर्दृष्टि की आंख चालू होने पर आसपास के सभी खतरे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बैंग बैंग बैंग। मानव मकड़ियों के समूह मैंग फैन की ओर दौड़े, लेकिन मेंग फैन ने उनके करीब पहुंचने से पहले ही उन्हें गोली मारकर भगा दिया। उनके सिर हवा में चकनाचूर हो गए थे। इसके अलावा मेंग फैन के पास मास्टर स्तर के युद्ध कौशल है और उसकी रीलोडिंग की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। मेंग फैन को खून के धुंध में टहलते हुए देखा गया और कोई भी इंसान मकड़ी की तरह उसके करीब नहीं पहुंच सका। गर्जन। दोनों मानव मकड़ियों को यह नहीं पता था कि दोनों तरफ से कब निकलना है और उन्होंने अचानक एक ही समय में हमला कर दिया। संयोगवश मेंग फैन ने अभी अभी आखिरी गोली चलाई थी। 2 मानव मकड़ियों की परछाइयों को अपनी ओर तेजी से आते देख मेंग फैन बिल्कुल भी घबराया नहीं। अचानक उसने शॉटगन को छोड़ दिया और उसकी नली को पकड़कर बंदूक के हैंडल को घुमाया और सीधे दाईं ओर खड़े मानव मकड़ी पर दे मारा। एक झटके में मकड़ी का सिर फूटकर तरबूज पर जा गिरा। उसी समय मेंग फैन के हाथ में बंदूक की नली घूमी और उसने एक गोली निकालकर झट से उसे शॉटगन की मैगजीन में डाल दिया। सभी हरकतें सहज और तेज थीं और बाईं ओर की मकड़ी खून से लथपथ मुंह के साथ मेंग फैन के सामने झपटी। लेकिन अगले ही पल वह अचानक किसी चीज से टकराया और हवा में ही रुक गया। मेंग फैन ने एक हाथ से रेमिंगटन M870 शॉटगन को उठाया और उसका मुंह सीधे मकड़ी के मुंह और गले में घुसा दिया गया, जिससे वह हवा में ऊपर उठ गई। टकराना। मेंग फैन ने ट्रिगर दबाया और सिर फट गया। मेंग फैन के हाथ में रेमिंगटन M870 2 बार घूमने के बाद बंदूक के निचले हिस्से में बना गोली का छेद दिखाई दिया। मेंग फैन की 5 उंगलियों ने गोलियों को कांच के मोतियों की तरह आपस में जोड़कर उन्हें फिर से लोड किया। रक्त के धुंध में चारों ओर देखने पर कोई भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ये हो गया? मेंग फैन थोड़ा असमंजस में था।
उसे अभी अभी वह एहसास हुआ था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा असंतुष्ट था। सिस्टम की जांच करने पर सैकड़ों मानव मकड़ियों की ऊर्जा से भी अपग्रेड प्रगति बार 1/5 से भी कम ही आगे बढ़ पाया, जो कि दयनीय रूप से धीमा था। जैसा कि उम्मीद थी, इंसानी मकड़ियां उसके लिए बहुत सरल थी। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम अपग्रेड के लिए आवश्यक रक्त धुंध ऊर्जा स्पष्ट रूप से सामान्य जागृत व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होती है। क्या मुझे साधारण जागृत करने वालों की तुलना में अधिक रक्त धुंध ऊर्जा की आवश्यकता है? मेन फैन ने पूछा। जी हाँ गुरुजी, क्योंकि यह प्रणाली शक्तिशाली है, इसलिए अपग्रेड करने के लिए अधिक रक्त धुंध ऊर्जा की आवश्यकता है। वर्तमान स्तर के अपग्रेड के लिए एक सामान्य जागृत व्यक्ति की तुलना में लगभग 5 गुना रक्त धुंध ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और भविष्य में यह और भी अधिक हो सकती है। यह प्रणाली का मूल भाग है और इसमें कोई सुधार या समायोजन नहीं किया जा सकता। कृपया मुझे क्षमा करें गुरुजी। मेन फैन को आश्चर्य नहीं हुआ। इतनी शक्तिशाली विशेषताओं के साथ अपग्रेड करने में क्या कठिनाई है? यहाँ की सफाई करने के बाद मेन फैन ने भूमिगत गैराज में अन्य स्थानों पर जाने की तैयारी की। मेन फैन अभी 5 मिनट ही चला था कि लियू वैंडोंग और अन्य 2 लोगों को वह जगह मिल गई जहां मेन फैन लड़ रहा था। यहाँ लड़ाई हुई है। जमीन पर पड़े खून ने बहुत सारी मकड़ियों को मार डाला होगा। ऐसा लगता है कि कोई कार दुर्घटना नहीं हुई। ऊपर वाली इमारत में कोई व्यक्ति नीचे जाकर मकड़ियों का शिकार करने के लिए एक टीम बना रहा है। खून का धुंध इतना घना था कि साफ साफ देखना मुश्किल था। उन्हें सिर्फ अपने पैरों के नीचे जमीन पर खून के धब्बे ही दिखाई दे रहे थे। तीनों लोगों ने अनुमान लगाया कि वहां 1 दर्जन से अधिक मकड़ियां थीं। उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ कि सफल होने के लिए उतने ही लोगों को मिलकर काम करना होगा। संगठित शिकार के विचार से तीनों लोगों के दिलों में एक सुखद अनुभूति हुई। मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है और मैं यहाँ बेघर मालिक नहीं हूँ। अगर मुझे उनकी शरण मिल जाए तो यह निश्चित रूप से इस तरह भटकने से कहीं ज्यादा आरामदायक होगा। क्यों न हम ऊपर जाकर उनके पास शरण लें? मेरा मतलब यही है। हमने अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ मकड़ियों को भी मारा है। हम आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वांग वेई और झू फुगुई इसके बारे में सोचते सोचते और भी उत्साहित हो गए, लेकिन लियू वैंडोन को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। इधर उधर घूमने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ, अजीब बात है, जमीन पर लाशें कहाँ हैं? वांग वेई और झू फुगुई स्तब्ध रह गए। हाँ, पूरे रास्ते भर मुझे सिर्फ अपने पैरों के नीचे खून ही दिखाई दिया। लाशें कहाँ गईं? क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने मकड़ी को मार डाला और उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया? खून के धुंध और खतरों से भरी इस जगह में भला कौन इतना ऊब सकता है? लेकिन अगर यह इंसानों द्वारा निपटाया जाने वाला शव नहीं होता तो ऐसा होता। अचानक तीनों लोगों के पैरों से रीढ़ की हड्डी तक एक सिहरन दौड़ गई और उनके सिर और पैर ठंडे हो गए। अगले ही पल वांग वेई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और झू फुगुई को देखते ही उसकी आंखों में संदेह की जगह भय का भाव आ गया। लियू वैंडोंग ने झू फुगुई की पीठ पर सीधे देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे उसके कंधों से ऊपर उठी, मानो उसने कुछ भयानक देखा हो, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटता चला गया। झू फुगुई का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। तुम मुझे डरा नहीं सकते? उसके बोलने से पहले ही अचानक किसी चीज ने उसके पैरों को ऊपर उठाया और उन्हें खून के धुंध में खींच लिया। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? मदद करो बॉस, आओ और मुझे बचाओ। वो मुझसे चिपक गया है। खून के धुंध में चीखें गूंज उठी, जिससे लियू वैंडोंग और वांग वेई चौंक गए। दौड़ना। दोनों आदमी मुड़कर बेतहाशा भागने लगे और उनके पीछे से सरसराहट और सीटी जैसी हवा की आवाज लगातार पास आती जा रही थी, जिससे वे इतने भयभीत हो गए कि उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई। सौभाग्यवश सीढ़ियां ठीक इसी दिशा में थीं। मदद करना। वे पागलों की तरह भागे और एक ही सांस में भूमिगत गैराज से 4थी मंजिल तक पहुंच गए। खून के धुंध से बाहर निकलते ही वे उन भयानक चीखों को पूरी तरह से पीछे छोड़ गए। दोनों आदमी हौंफते और डरे हुए गलियारे में गिर पड़े। आखिरकार बच निकला। वांग वेई कांपते हुए ऊपर चढ़ी, लेकिन अगले ही पल खून की धुंध से अचानक 2 काली चीजें निकली और उनकी जांघों को जकड़ लिया। केवल 2 ही भयावह चीखें बाकी रह गईं। लेकिन इसी समय बगल वाले दरवाजे से अचानक एक हल्की सी टक्कर की आवाज आई, मानो कोई फिसलकर फर्श पर गिर गया हो। दरवाजे के अंदर टोंग लू इतनी डर गई कि वह जमीन पर गिर पड़ी और उसने अपना मुंह ढक लिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक जोरदार धमाका हुआ। उस चीज ने भी शोर सुना और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। टोंग लू की आंखों में घबराहट की जगह निराशा के भाव आ गए। ओह, मैं पकड़ा गया। चैप्टर 60। मेन फैन ने मकड़ी के सिर से टाइगर कृपाण निकाल लिया। उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और उस दिशा में देखा जहां से वह आया था। तस्वीर बहुत धुंधली थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसने एक चीख सुनी थी। यह स्पष्ट रूप से किसी इंसान का काम था।
लेकिन वह अपने पीछे सब कुछ साफ कर चुका था। क्या वहां कुछ गंदगी हो सकती है? मेन फैन को अपने पीछे आ रहे इंसान की कोई चिंता नहीं थी। अब किसी के लिए भी उस पर छुपकर हमला करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अगर अचानक उसे किसी खतरे का सामना करना पड़े और किसी महत्वपूर्ण क्षण में वह मिट्टी से घिर जाए, तो ये घातक होगा। मेन फैन ने आगे बढ़ने की योजना तुरंत छोड़ दी और मूल मार्ग पर लौट आया। उसने चीखने की जगह पर ताजा खून का एक धब्बा देखा। वह नीचे बैठ गया, 2 उंगलियों से खून को छुआ और अपनी नाक के सामने उसे सूंघा। मानव मकड़ी के संक्रमित होने के बाद कोई सड़ी हुई गंध नहीं आई। वह वास्तव में एक इंसान था। मेन फैन की निगाहें तेजी से चारों ओर घूम गईं। अंतर्दृष्टि की आंख कुछ नहीं मिला। उसने निगरानी कैमरे को चालू करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और एरिया ए के भूमिगत पार्किंग स्थल में लगा कैमरा वास्तव में काला था। वह मुड़ा और कैमरे की जगह पर पहुंचा, लेकिन उसने पाया कि कैमरा चकनाचूर हो चुका था। निगरानी वीडियो में अचानक जो खून का धुंध सा दिखाई दिया, वह अनजाने में मेरे दिमाग में उभर आया। ऐसा लगता है कि यहाँ सचमुच कोई बड़ा आदमी छिपा हुआ है। लेकिन उस राक्षस से भी ज्यादा भयानक बात यह है कि यह आदमी तब सामने नहीं आया जब मैं इतनी जोर शोर से लड़ रहा था, बल्कि मेन फैन के जाने के बाद अचानक चुपके से लोगों को मारने लगा। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का आईक्यू काफी ऊंचा है। मेन फैन को यह भी संदेह था कि इस राक्षस ने शायद मानव मकड़ी के उसके वध को देखा होगा और सोचा होगा कि वह उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर मेन फैन से दूरी बनाए रखी। जब उसे लगेगा कि उसके पास मेन फैन को चुनौती देने के लिए पर्याप्त शक्ति है, तो वह अचानक हमला करेगा। क्या हम चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं? मेन फैन ने अपने होंठ सिकुड़े। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उत्साह था। यह एक उन्नत उत्परिवर्ती होना चाहिए। इसे मारने से भारी मात्रा में रक्त धुएं की ऊर्जा का विस्फोट होना चाहिए। लेकिन मुझे उसे बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कैमरा को दोबारा इंस्टॉल करें और आराम करने की तैयारी करें। इसी समय मोबाइल फोन की स्क्रीन अचानक चुपचाप रोशन हो गई। मदद करो, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मेरे दरवाजे पर एक राक्षस खड़ा है। मालिकों के समूह ने अचानक रोने की आवाज में एक संदेश भेजा, जिससे मुझे दया आ गई। लेकिन प्रतिक्रिया बेहद भयावह थी। हा, मेरे दरवाजे पर भी एक है। अच्छा ही है कि हम साथ मरे और रास्ते में अकेले न रहें। प्रोफाइल तस्वीर देखकर तो लगता है कि यह एक खूबसूरत नज है। धिक्कार है, प्रतिभा का कितना बड़ा नुकसान है। क्या तुम अब भी लोगों को बचाना चाहते हो? अपना ख्याल रखो छोटी बहन, वैसे भी तुम्हें मरना ही है, क्यों न तुम अपने सारे कपड़े उतार दो और हमारे लिए कुछ छोटे वीडियो बना लो, जिन्हें तुम्हारे मरने से पहले पड़ोसियों के लिए एक तरह का कल्याणकारी कार्य माना जा सकता है। मुझे लगता है ये ठीक है। किसी ने दया नहीं दिखाई, मदद तो दूर की बात है। बस व्यंग्य और घिनौनी छेड़छाड़ ही देखने को मिली। मेन फैन उत्साहित थी। संदेश भेजने वाला व्यक्ति टोंग लू था, जो 4थी मंजिल पर रहता था। मेन फैन ने तुरंत 4थी मंजिल पर लगे निगरानी कैमरे को चालू किया, लेकिन पाया कि किसी ने कैमरे को तोड़ दिया था। इस बुद्धि के साथ यह जरूर कोई राक्षस ही होगा। जल्दी से पास की सीढ़ियों की ओर दौड़ो, भागो मत। ... डोंग डोंग डोंग। राक्षस की दस्तक बिजली की गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी और लगातार पड़ रहे भारी प्रहारों से सुरक्षा द्वार पहले से ही खतरे में था। टोंग लू पहले ही बेडरूम में छिप चुकी थी और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की गड़गड़ाहट की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खिड़की से कूदकर भागने के बारे में सोचा, लेकिन खिड़की के बाहर उमड़ते कोहरे के विशाल सागर और कोहरे के सागर के नीचे से लगातार आ रही गर्जना ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नीचे कूदने का मतलब मौत होगा। मुझे क्या करना चाहिए? टोंग लू ने घबराहट में अपने हाथ में रसोई का चाकू कसकर पकड़ लिया, लेकिन दरवाजे के टकराने की गर्जना मृत्यु के देवता के कदमों की तरह थी, जिसने उसे और भी हताश कर दिया। इसी दौरान अचानक टोंग लू को अपने मोबाइल फोन पर एक संदेश मिला। बस 4 शब्द, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, 2 बार चिल्लाओ। चिल्लाना। टोंग लू स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे संदेश भेजने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खुद को बचाने के लिए आना अच्छी बात है, लेकिन उसे चिल्लाना क्यों चाहिए? मानो ये जानते हुए कि टोंग लू ऐसा नहीं करेगी, उसने तुरंत दूसरा संदेश भेजा। अगर जीना चाहते हो तो जल्दी चिल्लाओ। टोंग लू असमंजस में थी, लेकिन अनजाने में ही उसने अपना मुंह खोला। आह! जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, दरवाजे के बाहर एक जोरदार गर्जना हुई और उसी समय दरवाजा टूटने की आवाज भी बहुत तेज सुनाई दी। बूम बूम बूम। पूरा दरवाजा हिल रहा था और टोंग लू इतनी डरी हुई थी कि वह बेबस हो गई थी। तुमने मुझे मार डाला। लेकिन ठीक उसी क्षण दरवाजे पर खड़े राक्षस ने अचानक एक अजीब सी दहाड़ मारी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज अचानक बंद हो गई और उसी समय अराजक कदमों की आवाज सुनाई दी।
मेन फैन दौड़कर चौथी मंजिल पर वापस गया तो उसने देखा कि मिश्र धातु का बना सुरक्षा द्वार क्षतिग्रस्त था और दरवाजे के सामने खून के धब्बे थे। दूर से दिखाई देने वाला आग से बचने का दरवाजा जो पहले बंद था अचानक खुल गया। अरे यार, ये आदमी तो अभी भी कितना सतर्क है। मेन फैन को खेद हुआ। असल में वह टोंग लू को राक्षस का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता था और उसने इस अवसर का लाभ उठाकर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप राक्षस ने खतरे को भांप लिया और बिना देखे ही भाग गया। ये स्पष्ट है कि उस राक्षस की चेतना साधारण नहीं है, बल्कि मेन फैन से भी कहीं अधिक है। लेकिन इससे लाभ भी होता है। मेन फैन विकृत सुरक्षा द्वार की ओर चल पड़ा। डोरबेल दबाएं। दरवाजा खोलो, मैंने राक्षस को भगा दिया है। दरवाजे की घंटी सुनकर टोंग लू इतनी डर गई कि वह लगभग जमीन पर ही बैठ गई। वह जानती थी कि वह इस समय दरवाजा नहीं खोल सकती, लेकिन तभी उसे मिंग फैन की आवाज सुनाई दी। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद ही लात मारूंगा। मैं इस टूटे हुए दरवाजे पर सिर्फ 2 बार ही लात मार सकता हूँ। मैं इसे खोलूंगा, इसे लात मत मारो। वह जानती थी कि उसे इस समय दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह कांपते हुए दरवाजा खोलने गई और उसने देखा कि मिंग फैन खून से लथपथ है। हालांकि टोंग लू मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी वह सदमे में थी। अपने सामने नकाबपोश सुंदरी को देखकर मिंग फैन भी दंग रह गया। नाम टोंग लू। रूप 92 अंक, पूरी तरह से प्राकृतिक। आयु 20। प्रकार कंट्रास्ट ब्यूटी। अक्षर 10 अंक। शक्ति 3 सितारे। शारीरिक क्षमता 4 सितारे। मूल्यांकन 2 सितारे। मानव संसाधन विभाग का व्यापक मूल्यांकन। अभी तक मानव संसाधन का कोई अनुभव नहीं। नोट: तृतीयक अस्पतालों में नर्सें प्रतिदिन बेहद व्यस्त रहती हैं। उसका शरीर सुडौल है और वह देखने में आकर्षक है, लेकिन दिल से वह एक भोली भाली पड़ोस की लड़की है जिसकी कोई स्वतंत्र राय नहीं है। वर्तमान स्थिति: बंधा हुआ नहीं, मालिक को लेकर बहुत सतर्क। 92 अंक। मेरी माँ इतनी लंबी, फिर भी कितनी खूबसूरत है। ये किस प्रकार की उत्कृष्ट कृति है। मास्क उतारो। तुम क्या करना चाहते हो? टोंग लू इतनी डर गई कि वह पीछे हट गई, लेकिन मिंग फैन ने पहले ही उसका मुखौटा उतार दिया था। एक अद्वितीय और खूबसूरत चेहरा जो पुरुषों को उसके सपने देखने पर मजबूर कर देता है। मिंग फैन को तो ये भी महसूस हुआ कि उसकी सुंदरता थोड़ी अवास्तविक थी, मानो किसी 3D मॉडलिंग ब्यूटी टेम्पलेट की तरह हो। हालांकि यह बहुत ही असभ्य था। मिंग फैन ने अचानक एक शब्द कह दिया। हवाई जहाज का चेहरा। बेशक टोंग लू ने मिंग फैन के निचले हिस्से में हुए बदलावों को नोटिस किया। उसका चेहरा लाल था, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। कई पुरुषों की यही प्रतिक्रिया होती है जब वे उसका चेहरा देखते हैं। वह इसकी आदी हो चुकी है, इसलिए जब भी वह बाहर जाती है तो मास्क पहनती है। लेकिन पहले उसकी सुरक्षा के लिए कानून थे, लेकिन अब व्यवस्था टूट गई है और उसका चेहरा उजागर करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इधर मत आना, मेरे हाथ में चाकू है, मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगी। रसोई के चाकू को पकड़े हुए टोंग लू का छोटा हाथ कांप रहा था, लेकिन मिंग फैन को ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली का बच्चा उसके साथ नखरे कर रहा हो। क्या भोजन है? उन होठों को फिर से देखिए जो इतने घबराए हुए हैं कि सांस लेने के साथ लगातार खुलते और बंद होते रहते हैं, और उन बड़ी बड़ी आंखों को देखिए जो भय, तनाव और डर से भरी हुई हैं। मुझे अचानक उड़ने की इच्छा हुई। कॉकपिट में सफर करना बेहद आनंददायक होना चाहिए। मिंग फैन को जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। पुनर्जन्म, बेशक आप इसका आनंद अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। मैं कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए अगर मैं लोगों की जान बचाता हूं तो क्या कुछ ब्याज लेना उचित नहीं होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम अपना आभार व्यक्त नहीं करना चाहते। तुम क्या चाहते हो? आप क्या सोचते हैं? आपने दूसरों के खतरे का फायदा उठाया। आपने ऐसा करना गलत है। सुंदरता ही अब दुनिया का अंत है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसे बराबर मूल्य की वस्तु से बदलना होगा। तुमने अभी अभी ग्रुप में मदद मांगी थी, क्या यहाँ कोई है? उन्होंने तो तुमसे कपड़े उतारने और उनके लिए एक छोटा वीडियो बनाने को भी कहा था। राक्षस को भगाने में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं अकेला ही आया था। अगर मैं नहीं आया तो तुम मर जाओगे। कुछ देर रुकने के बाद मिंग फैन ने व्यंग्यपूर्वक अपने पीछे के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ न भी करूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जाने के बाद वह राक्षस तुम्हें जाने देगा? क्या इस टूटे हुए दरवाजे को रोका जा सकता है? टोंग लू जानती थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बोलने से पहले उसने काफी देर तक अपने निचले होंठ को दबाए रखा और फिर बोली, आप मुझे मानसिक रूप से तैयार होने के लिए कुछ समय दीजिए। मिंग फैन के होठों पर व्यंग्य का भाव आ गया। ठीक है, तो मैं पहले ऊपर जाता हूँ। जब आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, तो आप ऊपर आकर मुझे ढूंढ सकते हैं। मिंग फैन को सचमुच मुड़कर जाते हुए देखकर
टोंग लू तुरंत घबरा गई। यदि यह व्यक्ति अपने आगे के पैरों के साथ चला जाता है तो अपने पीछे के पैरों के साथ राक्षस प्रकट हो सकता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मिंग फैन को जाने देने की। मत जाओ, मैं तैयार हूं, कृपया मत जाओ। टोंग लू का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मिंग फैन को बहुत संतोष हुआ। गेम खेलने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। मिंग फैन सोफे की ओर चला और बैठ गया, साथ ही उसने अपनी बेल्ट की जिप खोली। तो पहले मुझे ट्रायल वर्जन का गिफ्ट पैकेज खोलने दीजिए। यहाँ घुटने टेक दो, मैं गुणवत्ता की जांच करना चाहता हूँ। मिंग फैन की मंशा को देखते हुए टोंग लू पहले से ही जान गई थी कि मिंग फैन क्या करना चाहती है। मुझे इतनी घृणा हुई कि उल्टी करने का मन हुआ। मेरी बहन की बात बिल्कुल सही थी, उनके चेहरे देखने वाला हर आदमी उनके साथ ऐसा ही करना चाहता था। कितना घृणित। बेशक इस दुनिया के सभी पुरुष बेकार हैं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। वह केवल अपनी घृणा को दबाकर मिंग फैन के सामने घुटने टेक सकता था। एक नर्स के तौर पर मैंने कभी किसी तरह के हथियार नहीं देखे हैं, लेकिन जब मिंग फैन ने अपनी कमर से बंदूक निकाली तो वह कांपने लगा। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा है। बस एक पल रुकिए, बंदूक तनी हुई है और तुम कह रहे हो कि तुम तैयार नहीं हो। वो उसी समय मिंग फैन अपने पुराने घर में था। लियू लिनलिन और लुओ तियान्यू बिना किसी शर्म या अधीरता के एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। हालांकि खजाने की गुफा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य स्थान मौजूद है। लुओ तियान्यू से भविष्य में अपना वादा पूरा करवाने के लिए लियू लिनलिन ने हर संभव प्रयास किया। लुओ तियान्यू बिस्तर पर लेटा हुआ इतना खुश था कि उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हनी, ये जल्द ही आ रहा है, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। मैं लगभग वहीं हूँ, मुझे और जोर से चुनौती दो। एक धीमी गर्जना के साथ लुओ तियान्यू अचानक कांप उठा और एक मरी हुई नमकीन मछली में बदल गया। लियू लिनलिन पसीने से तरबतर थी और उसने अपने उलझे हुए बालों को पीछे किया जो कनपटी पर पसीने से भीगे हुए थे। कैसी हो प्यारी? क्या तुम्हें आराम मिल रहा है? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। लुओ तियान्यू ने लियू लिनलिन को गले लगाया और उसे फिर से चूमने लगा। लियू लिनलिन ऊब से भरी हुई थी। उसका चेहरा अब भी सुंदर था। ठीक है, हंगामा मत करो। तुमने अभी अभी खाना खत्म किया है और तुम्हें अभी भी खाना है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? उसके बोलने से पहले ही अचानक उसके पेट से 2 बार गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। घर में खाने पीने का सामान सीमित है, इसलिए पूरे परिवार को पैसे बचाने होंगे, लेकिन इन 2 दिनों में काम के अलावा और कुछ करने को नहीं है। बेशक व्यायाम करने से भूख लगेगी। लियू लिनलिन की चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो परिवार के पास खाने की कमी हो जाएगी। मैं माँ को खाना बनाने के लिए ढूंढने जा रहा हूँ। उसने बहाने बनाना छोड़ दिया और चला गया। लेकिन अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लिनलिन, मैं ली यानडोंग हूँ, दरवाजा खोलो। लियू लिनलिन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया।